वार्म वेलकम टू यू। मंडे का दिन है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और वी हैव गॉट अ रियली गुड शो टुडे। बहुत अच्छा शो है। लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अस। कल से मुझे एक्चुअली कुछ बाहर के लोगों से भी मैसेजेस आए हैं, सो आई वांट टू से थैंक यू टू देम ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग, आई लव इट। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोशिश यही होती है हमारी कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके सामने पेश करें। कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ जो आपने से पहले शायद कहीं नहीं देखी हों, आप हमारे पास देखें। तो आइए शो शुरू करते हैं। आज भी चाय लेके बैठ जाइए, नाश्ता बना लीजिए, और अगर आपने नाश्ता नहीं बनाया तो प्लीज़ 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 मेक श्योर करें कि आपके पास नाश्ता बना हुआ हो, या कम से कम आपके प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे हों कि आप नाश्ता बनाने जा रहे हैं। आज जब मैं सुबह निकला तो बड़ी कमाल किस्म की चीज़ हुई। फॉग इंतहा से ज़्यादा है, धुंध बेतहाशा है, नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। एंड इट्स अ बिट कोल्ड इन लाहौर। वैसे मुझे तो नहीं लगती सर्दी, तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी इट्स अ बिट कोल्ड इन लाहौर। तो मैंने सोचा आज के दिन आपको उन जगहों की सैर करवाते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल्ड हैं। उनसे अच्छा, मैं आई वुड लव टू लिव देयर। मैं ये जो आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, यहाँ मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ और मैं वहाँ रहूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं जो दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्द तरीन जगह हैं। उनमें से ये जो जगह है, इसको याकुत्स्क कहते हैं। एंड इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। ये साइबेरिया के अंदर है, रशिया का इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ़िश है वो बाहर पड़ी हुई है, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर जितना टेम्परेचर है उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर बाहर ठंडा होता है। -47 इसका है। यहाँ पर बेतहाशा सर्दियाँ पड़ती हैं, बेतहाशा सर्दियाँ पड़ती हैं। अच्छा, जानवर भी उसी एतबार से ढल गए हैं। यहाँ की जो ग़िज़ा है वो बड़ी कमाल है, मतलब याकुत्स्क की ग़िज़ा इतनी कमाल है। अच्छा, देख सकते हैं रात का ये मंजर है। इट्स अ प्रॉपर सिटी। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ लोग नहीं रहते। यहाँ आई थिंक 330,000 पीपल स्टिल लिव देयर। तो यहाँ का म्यूज़ियम भी है, चीज़ें भी हैं, बड़ी अच्छी इसके अंदर इनकी इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत अच्छी है। तो बहुत 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 अच्छी जगह है ये रहने के लिए। लेकिन कोल्ड बहुत है, शदीद तरीन कोल्ड है। कई कई दिन सूरज नहीं निकलता, रातें बेतहाशा लंबी होती हैं। किसी दिन सूरज निकलता है तो 3 घंटे के लिए होता है, सिर्फ 3 घंटे के लिए, एंड देन इट गोज़ अवे। तो अच्छा, ये जो है ये एक परमाफ्रॉस्ट रीजन पे है ये, और इनके अलावा कुछ सिटीज़ परमाफ्रॉस्ट रीजन क्या होता है कि आपका जो शहर होता है उसकी जो ज़मीन होती है उसके अंदर नीचे जो होता है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई होती है। अच्छा, इसके अंदर जो फूड खाया जाता है, खाना खाया जाता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म का है। ये तुर्किया से, रशिया से बड़ी मिक्स किस्म की कुज़ीन होती है जो खाई जाती है, लेकिन बेशतर इस्तेमाल जो होता है वो मीट का होता है, फ़िश का होता है और चीज़ का होता है। -47 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ टेम्परेचर होता है। आगे चलिए जी, आगे चलिए। ये जो है ये बड़ी कमाल है। ओम एक ऐसी जगह है जो जहाँ टेम्परेचर, यहाँ तो लिखा है -32 एंड ऑल, 35 एंड ऑल, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ईस्ट एनार्कटिक में होता है या अंटार्कटिका में होता है, उसको जैसे भी आप नाम दे लें। मैं चूँकि यूएस में रहा हूँ इसलिए हम उसको एनार्कटिक कहते हैं, वैसे लोग उसको अंटार्कटिका कहते हैं। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -128 किया गया है। लेकिन ये जगह भी बड़ी कमाल है। यहाँ टोटल लोग जो रहते हैं इनकी आबादी तकरीबन 500 है, 500 से ज़्यादा नहीं है। इनका ज़रिया माश कुछ नहीं है, बस इसी तरह से जो कुछ कर सकते हैं वो वहाँ करते हैं। एक ही स्कूल है जो समर्स में ही खुलता है, विंटर्स के अंदर अगर -55 से बिलो हो तो फिर चीज़ें होती हैं, वरना नहीं होती। उसके बाद बंद होता है। -55 के अंदर हो तो बंद नहीं होती हैं। अगेन ये भी बाहर रखते हैं। यहाँ कपड़े जो सुखाए जाते हैं वो सर्दी में ही सुखाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लिटरली, और ये देखें ये फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, कम होता है लेकिन होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ये सर्द तरीन इलाका माना जाता है, दुनिया का सर्द तरीन इलाका माना जाता है। आई लव टू गो देयर एंड लिव देयर। और इनकी कुजीन भी वही है जो लगभग दूसरी मैंने आपको बताई थी। तो इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, लेकिन लोग बहुत कम हैं, जाना वहाँ बहुत मुश्किल है। आगे चलिएगा, लेट्स सी ये क्या है। ग्रीनलैंड, इज इट ग्रीनलैंड? ओह, दिस इज़ रियली नाइस। अच्छा, ग्रीनलैंड जैसे कि नाम से जाहिर है यहाँ कुछ भी ग्रीन नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप जाएँ ग्रीनलैंड को विज़िट करें तो इट्स एक्सट्रीम वेदर, and B, it is just beautiful, breathtaking.
माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, फ्रोज़न लेक्स हैं। टेम्परेचर विंड चिल के साथ -90 तक भी चला जाता है, -90 तक भी चला जाता है, -63 तक, 64 तक चला जाता है। लेकिन ग्रीनलैंड के बहुत सारे शहर हैं, इसमें से एक शहर नुक भी है, एंड नुक इज़ द कैपिटल ऑफ इट, एंड इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, वहाँ ग्रीनलैंड के अंदर होता है कि पूरे ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, लिटरल मूवमेंट होती है। एंटार्क्टिक के बारे में कहा जाता है कि अगर वहाँ सिर्फ 1% उसकी बर्फ़ पिघल जाए तो 16 मीटर पूरा जो समंदर है उसकी लहरों में इजाफा हो जाएगा। तो ग्रीनलैंड इज़ जस्ट ब्यूटीफुल, नॉन डिस्कवर्ड प्लेस है, बहुत कम आबादी रहती है, सर्दी बेतहाशा पड़ती है। अच्छा, ये आप बोरेलिस लाइट्स को देख सकते हैं, ऑरोरा को देख सकते हैं। ग्रीनलैंड के अंदर चारों तरफ ये है, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। ये उस जगह वाक़ई है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बड़ी कम होती है, इसकी वजह से आपको ये ऑरोरास जो होते हैं वो नज़र आते हैं। ये नुक है जी, ये नुक है, ये कमाल जगह है, ये उनका कैपिटल है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। दिस इज़ द प्लेस दैट आई वांट टू लिव, इट्स कॉल्ड नुक। आगे चलिएगा, ग्रीनलैंड तो ये हो गया। ओह, नॉर्वे की जगह है जिसको हम कहते हैं हेल, नाम है उसका हेल, और लेकिन वो असल में हेल नहीं है, लेकिन नाम उसका बस दे दिया गया है हेल। इट इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस, विंड चिल के साथ टेम्परेचर। अच्छा, ये जो टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअल टेम्परेचर नहीं है, विंड चिल जब इसके अंदर मिलाते हैं आप तो ये टेम्परेचर कहीं -40 पे चला जाता है, -45 पे चला जाता है। एब्सोल्युटली फ्रोजन चारों तरफ। लेकिन नॉर्वे की ये जगह बड़ी कमाल है, बहुत खूबसूरत है, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। कम लोग रहते हैं यहाँ भी, छोटा सा एक गांव है, हेल बहुत बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा एक गांव है, बट इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, इंडोर टेनिस भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जो होती है वो इंडोर होती है। जब यहाँ पर विंटर्स आती हैं तो वह विंटर्स सारा वक्त ही होती हैं, विंटर्स कब नहीं होती, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स, जस्ट ब्रेथ टेकिंग। नॉर्वे इज़ ब्यूटीफुल। हाँ जी, आगे चलिएगा। And this is Alaska, isn't it? Ooh, one of my most favorite places. Alaska में एक जगह है जी, फेयरबैंक्स अलास्का। लास्ट है ये, लास्ट है नहीं यार, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। फेयरबैंक्स अलास्का जो है वो बड़ी कमाल जगह है, और अच्छा सा एक शहर है, आबाद शहर है, हसल बसल है उस शहर में। लेकिन ये आप उसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड के अंदर आपको सिटी नज़र आ रहा होगा। और ये बोरेलिस जो अरोरास जो हैं ये भी आपको अलास्का के अंदर बेतहाशा मिलते हैं। इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। -16 डिग्रीज़ ये कह रहे हैं टेम्परेचर है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और ये आप बोरेलिस देख सकते हैं, अरोरा जो है ये कितना खूबसूरत नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पर भी स्लेजिंग जो होती है वो होती है, खाने बड़े नॉर्मल होते हैं अलास्का के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनकी जो फूड है। अच्छा, ये क्रिसमस का फेस्टिवल आप देख सकते हैं किस तरह से मनाया जाता है, पूरा शहर जो होता है वो लिट हो जाता है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि पूरा अलास्का ऐसा है, अलास्का के बहुत सारे पार्ट इससे भी ज़्यादा फ्रोजन है जो अनडिस्कवर्ड है, नॉन डिस्कवर्ड है। इसी तरह से एक जगह है जिसे हम एंटार्क्टिका कहते हैं, और वो बड़ा कमाल है। उस जगह दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वोस्टॉक एक स्टेशन है जहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, और एक ज़माने में वो -128 था, -128। उसकी पिक्चर्स हमारे पास नहीं है, अगर होती तो मैं आपको दिखाता, बट दैट्स सो फार वो दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस मानी गई है। उसके अलावा बहुत सारी और प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा सर्द होती हैं। कनाडा के अंदर एक जगह है, उसको आई थिंक स्नैक कहते हैं, वो भी बड़ी कोल्ड जगह है। इसी तरह से कुछ और जगह हैं, हम कहते हैं ना कि अगर हम ऊपर चले जाएं, नलतर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर कोल्ड मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा कोल्डर प्लेसेस हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक कोल्ड प्लेस है, इससे भी ज़्यादा, ये कुछ नहीं है, पूरे यूनिवर्स में नॉन कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो कहाँ है? आपको लगता है वो स्पेस के अंदर है, स्पेस में नहीं है, जर्मनी में है, उनका शहर है बून, उस जगह है। अब वो क्या है, किस तरह से, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो दुनिया का सबसे सर्द और वो ह्यूमन मेड है, मतलब इंसानों ने बनाया है। बट ये अलास्का की पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। अगर आप इतने सर्द इलाकों में रहेंगे तो आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइएगा। अच्छा, पहले वाले पे जाइएगा, यादसुक पे जाइएगा, मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ इनको एक वो बड़ी खूबसूरत एक चीज़ मैं इनको पॉइंट, हाँ ये जो है हम इसकी जो बात कर रहे हैं यादसुक की, ये कमाल जगह है। अच्छा, ये पूरा भरपूर तरीके से आबाद और हसल बसल वाला शहर है, और यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जॉब तलाश करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर बैठे हुए मिल जाती है। इसी जगह पाकिस्तान में बैठ के आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है, आप जा सकते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तुम लोग सोचो, डिसाइड करो, अगर कहीं जाना है तो उनको इस जगह जाना चाहिए। लेकिन अच्छा, सब मना कर रहे हैं कि यार ये बहुत मुश्किल है, बट वंस यू लिव इन अ कोल्डर प्लेस, आपको दुनिया में फिर कहीं और रहने को दिल नहीं चाहता। मैं रहता था ब्यूट मोंटाना में,
ब्यूट मोंटाना वॉज वेरी कोल्ड। फिर मैं गया था वार्मसेटर वायोमिंग में, विंड चिल के साथ वो -12 -17 हो जाता था। ये बहुत टेम्परेचर होता है। यहाँ पर -47 बहुत एवरेज टेम्परेचर है, जहाँ पर स्कूल्स ऑफ नहीं होते, हर चीज़ चल रही होती है। अगर वो टेम्परेचर -55 से ज़्यादा हो जाए तो फिर जाके स्कूल्स को ऑफ किया जाता है। हमारे यहाँ के लोग अगर हम चले जाएँ तो हम आई डोंट थिंक बाहर भी निकलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसकी सबसे ख़तरनाक बात, किसी भी ऐसी जगह की सबसे ख़तरनाक बात होती है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है कि जब अगर आपके हाथ, कान या पाँव एक्सपोज हो जाएं तो वो काले होके गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो निकल जाते हैं। मतलब कान भी आपका गिर सकता है, उंगलियां भी आपकी गिर सकती हैं, हाथ भी आपका गिर सकता है। ज़ाहिर है इनको अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ मैं कहना नहीं चाहता, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो, मतलब आप इन सर्द इलाकों में चले जाएं, जो ज़मीन पे मौजूद है उस सब को पका के खा लिया जाता है, कभी कभी कच्चा भी उसको चबा लिया जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ लोगों को दफन किया जाता है, ये बड़ी अजीब बात है, जितना सर्द इलाकों में जब वहाँ दफन किया, क्योंकि इनके नीचे भी बर्फ़ ही है, तो उसको काट के पहले पिघलाया जाता है उस जगह को, और ख़ास तौर पे पिघलाते हैं। वो पिघलाने के बाद फिर उसके बाद उसको कफन के अंदर दफन करते हैं। और याद रखिए, यहाँ 200 साल पुरानी जो कब्रें हैं और जो लोग हैं वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, उसी तरह से मौजूद हैं। प्रिजर्वेशन इतनी है, इतना सर्द टेम्परेचर होता है कि लाशों का भी कुछ नहीं बिगड़ता, जो जैसा है वो वहीं पर वैसा ही है। मुझे ब्रेक का बताइएगा कितना है? ब्रेक है? अभी नहीं। तो ये है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं आपको इसकी जगह की सैर कराऊंगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर हमको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। दुनिया के सरतरीन इलाके मैंने आपको कौन से बताया? मैंने आपको रशिया का बताया, मैंने आपको, ज़ाहिर है रशिया में तो है ही है, नॉर्वे बताया, मैंने आपको अलास्का बताया, यानी कि यूएस बताया। इसी तरह से मैंने अंटार्कटिका की बात नहीं की। एक ऐसा, जी मैं ले रहा हूँ, एक ऐसी जगह है दुनिया में जिसे अंटार्कटिका कहते हैं, और उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट अंटार्कटिका जो है, ये एनार्कटिक जो है, वो इंतहा ज़्यादा कोल्ड है। किस दिन आपको फिर बताऊंगा कि वहाँ पर कौन से 2 स्टेशन हैं जो कायम हैं, क्यों कायम हैं, रिसर्च क्या हो रही है वहाँ पे। एक ज़माना आएगा, मेरी बात याद रखिएगा, इसको कहीं वॉल्ट के अंदर सेव कर लीजिए जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। एक ज़माना आएगा जब एनार्कटिक जो है वो आबाद हो जाएगा, वो आबाद हो जाएगा, लोगों से आबाद होगा। कब आबाद होगा ये जाने दीजिए, फ्यूचर की बात है, मैं और आप नहीं होंगे ब्रेक के बाद। ऑल राइटी जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वो तो थी, हमने बात की थी दुनिया के सर्द तरीन जगहों की। अब बात करते हैं तेरी याद की। तेरी याद पता क्या है? अगर मैं आपसे क्विज लूं, इम्तहान लूं कि ये बताइए पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म थी तेरी याद। तेरी याद पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म थी, रिलीज थी इसकी 1948 में। आपको पता है इसमें काम किसने किया था? चलें एक काम करता हूँ, एक हिंट देता हूँ। उनका ताल्लुक दिलीप कुमार से है। दिलीप कुमार, यस, द लेजेंड दिलीप कुमार, यूसुफ खान साहब। उनके छोटे भाई पाकिस्तानी फिल्म के पहले हीरो थे। पहली पाकिस्तानी फिल्म के पहले हीरो जो थे तेरी याद में, वो नासिर खान साहब थे। ये वही नासिर खान साहब थे जिन्होंने बाद में दिलीप कुमार साहब के साथ भी काम किया, और नासिर खान साहब ने पाकिस्तान में काफ़ी सारी फिल्में की हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने दिलीप साहब के साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था गंगा जमुना। वो बिल्कुल दिलीप साहब के लास्ट डेज थे, जिसके अंदर दिलीप साहब तकरीबन, मतलब उन पे एजिंग आने लगी थी, लेकिन नासिर खान साहब पहली फिल्म के हीरो थे। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये देख लीजिए आप, फेरे, दैट वाज अनदर फिल्म एंड जस्ट ब्यूटीफुल। फिर अच्छा, 49 के अंदर 2 फिल्में बहुत अच्छी बनी, एक सच्चाई और एक शाहिदा। दोनों फिल्में सुपर हिट साबित हुई, और दोनों फिल्में जो थीं वो अगैन उसमें नासिर खान साहब मौजूद थे। ज़रीफ़ साहब सब जानते हैं, ज़रीफ़ साहब को अगर आप नहीं जानते तो फिर आपने बहुत बड़ी ज़िंदगी में चीज़ों को मिस किया है, बिकॉज ज़रीफ़ साहब जो थे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के बड़े भाई थे, और वो कमाल किस्म के आदमी थे और बड़े ज़बरदस्त एक्टिंग। अच्छा, ये फिल्म का जो पोस्टर गया इसका नाम है यक्के वाली। फिर इसके बाद नूर इस्लाम जो है, ये वो फिल्में थीं पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का गोल्डन दौर जिसे कहा जाता है। इंतहाई पढ़े लिखे डायरेक्टर्स थे, इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे, कमाल किस्म का काम करते थे। तेरी याद के बाद, नासिर खान साहब के बाद सबिया संतोष का दौर आया, दर्पण का दौर आया, और ये वो दौर था जब ब्यूटीफुल हीरोज़ वर देयर। सब्जेक्ट्स हमारी फिल्मों के बड़े डिफरेंट हुआ करते थे, बहुत खूबसूरत फिल्में बनती थीं। आप किसी फिल्म को उठा के देख लीजिए,
चाहे फिल्म 7 लाख हो या फिल्म सहेली हो, किसी या फिर मुखड़ा हो, ये वो फिल्में थीं जिन्होंने सुपर डुपर हिट जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। एक नाम था सुधीर साहब का और एक फिल्म बनी थी पाकिस्तान में, यस, करतार सिंह, और उसमें कैरेक्टर करतार सिंह का सुधीर साहब ने किया था। फिर एक दौर आया जब मोहम्मद अली साहब तशरीफ़ लाए, फिल्म का नाम था मेरे हमराज, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। देन साइका वाज अमेजिंग अगैन। मोहम्मद अली और शमीम आरा की सबिया संतोष के बाद और दर्पण और नैयर सुल्ताना के बाद पहली जोड़ी थी जो सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद तो जोड़ियाँ हमारे यहाँ बनती चली गईं, जैसे कि सबिया संतोष साहिबा थे, इसी तरह से दर्पण नैयर सुल्ताना थी, इसी तरह से मोहम्मद अली शमीम आरा पहले और फिर मोहम्मद अली ज़ेबा हुए, नदीम, शबनम, शाहिद साहब और रानी, फिर नदीम, बाबरा शरीफ, फिर इसी तरह से ग़ुलाम मुहिउद्दीन, बाबरा शरीफ, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे पास, अब ये देख लें आप, ये सारी फिल्में पुरानी हैं। सलाखें, इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म, ऑफ कोर्स इसके अंदर मोहम्मद अली साहब की एक्टिंग थी, जस्ट सम ऑफ दीज फिल्म्स आर जस्ट अमेजिंग। अरमान वो फिल्म थी जो वहीद साहब की फिल्म थी, वहीद मुराद ज़ेबा पहली जोड़ी, फिर वहीद मुराद के साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया। वहीद मुराद साहब की वो फिल्म थी जो पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली और प्लैटिनम जुबली फिल्म साबित हुई थी। अब ये क्या होता था, सिल्वर जुबली जो 25 हफ्ते चल जाए। फिर आपको पता है पाकिस्तान की रनिंग फिल्म सबसे बड़ी कौन सी रही है, जो सिनेमा पे लगी रही, उसका नाम था आईना। वो कराची के अंदर एक सिनेमा है बेम्बिनो के बराबर में, उसका नाम स्काला है, और स्काला के अंदर वो 550 से 600 हफ्ते चली है वो फिल्म, बाकायदा तौर पे चली है। मतलब वो लगी थी, मुझे याद है जब मेरी ये बचपन की मेमोरी है, जब मैंने आईना देखी थी तो मैं अपनी अम्मी के साथ आईना देखने गया था और अपनी फुप्पी के साथ आईना देखने गया था, और उस वक्त आईना को लगे हुए मेरे ख्याल में शायद 1 या 1.5 या 2 साल हो गए थे, और आई वाज रियली रियली यंग, रियली टाइनी। और जब मैंने वो फिल्म देखी तो फिल्म तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन सबसे बड़ी याद जो थी उसके साथ वो ये जुड़ी थी कि लोग फिर भी आ रहे थे वहाँ पे। फिर जाहिर है उसके अंदर कराची में एक होटल है जिसका नाम है होटल मेहरान, वो बड़ी वो उसकी शूटिंग थी, तो हमें वो बहुत अच्छी लगी थी। फिर आलमगीर साहब ने पहली मर्तबा उसमें गाने गाए थे, आलमगीर और महनाज साहबा के गाने थे, मुझे दिल से ना भुलाना, बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और उसके बाद बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी कॉपी बनी इंडिया के अंदर, लेकिन ये फिल्म जो आईना थी इसकी कॉपी बनाई थी जिसके अंदर राजेश खन्ना साहब थे, और वो फिल्म, इसकी कॉपी बनी थी इंडिया में ऊंचे लोग के नाम से। फिर नदीम साहब की एक और फिल्म थी जिसका नाम था दहलीज़ आई थिंक ऊंचे लोग थी। आईना की भी कॉपी बनी, मुझे उसका याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन दोनों के अंदर राजेश खन्ना साहब ने कैरेक्टर अदा किया था। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनके बारे में हम जिक्र करें तो टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1948 से ये दौर शुरू हुआ है और इसके बाद आज तक ये दौर कायम है। पहले एक दौर था सबिया संतोष साहिबा का, फिर दौर आया दर्पण का, नैयर सुल्ताना साहिबा का, फिर दौर आया लाला सुधीर का, ज़ेबा का, फिर इसके बाद दौर आया मोहम्मद अली ज़ेबा का, देन ऑफ कोर्स मोहम्मद अली शमीम आरा, फिर देन मोहम्मद अली ज़ेबा, देन साइमल्टेनियसली नदीम, शबनम, बाबरा शरीफ, ग़ुलाम मुहिउद्दीन, वहीद मुराद ज़ेबा, एंड देन वहीद मुराद के साथ और रानी साहिबा एंड फ्यू अदर एक्ट्रेसेस जिन्होंने काम किया। देन ऑफ कोर्स शाहिद साहब थे, शाहिद साहब के साथ भी बेतहाशा लोगों ने काम किया। उसके बाद फिल्म थोड़ा सा जवाल का शिकार हुई, बट देन केम अलोंग शान ने काम किया, शान ने और रीमा ने बुलंदी के अंदर काम किया। इसके बाद वो जोड़ी जो थी वो सुपर डुपर हिट हुई। देन ऑफ कोर्स देन केम मोमी, राइट शॉर्टली आफ्टर शान मोमी आ गए, मोमी ने काम किया फिल्मों के अंदर, और मोमी के बाद फिर सऊद आए, सऊद के बाद जॉन रैम्बो आए, और इसी तरह से सो ऑन सो फोर्थ ये सिलसिला चलता रहा। रीमा, नरगिस, मीरा जी, ऑल ऑफ देम दे वर ब्यूटीफुल पीपल, रेशम, ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने बेतहाशा काम किया। फिर ये लॉट ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर फवाद आए, फवाद इससे पहले भी आ गए थे, लेकिन फवाद ने शान के साथ भी काम किया था खुदा के लिए। फिर फिल्में चेंज होना शुरू हुई, खुदा के लिए बनी, फिर खुदा के लिए के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली फिल्म जो है वो मल्टीप्लेक्सेस से सिंगल सिनेमा से निकल कर मल्टीप्लेक्सेस में चली गई। सब्जेक्ट्स फिल्म के चेंज होने लगे, एक्सपेरिमेंट्स कम होने लगे, कॉमेडी ज़्यादा बनने लगी, लेकिन फिल्में बहरहाल बनती रही हैं और आज भी बन रही हैं। हमारी आखिरी जो सुपरहिट फिल्म है दैट इज़ कॉल्ड मौला जट, एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मौला जट पंजाबी में भी बनी थी और उसी की कॉपी जो है वो, कॉपी तो नहीं, इंस्पिरेशन जो है वो हमने बनाई थी, जिसको
जिसमें फवाद थे, जिसके अंदर हमज़ा थे, उमायमा थी, माहिरा थी, एंड जस्ट अ ब्यूटीफुल फिल्म। टू मी आई थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आज भी उसके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। हमें करना सिर्फ इतना है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए अपनी फ़िल्मों को देखना है, सिनेमा जाना है। आई नो मल्टीप्लेक्सेस, अच्छा बाय द वे सरकटा इंसान जो है पाकिस्तान की हॉरर फिल्म थी, एंड एक हॉरर फिल्म थी जिसका नाम शानी था, वो भी हॉरर फिल्म थी पाकिस्तान की। कमाल, मतलब इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट ऑल टुगेदर पाकिस्तान ने बेतहाशा काम किया है, बहुत काम किया है, एंड आई होप एंड प्रे कि आपको हमारी फिल्में पसंद आती हों। अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू फिल्में नहीं बनी, पंजाबी फिल्में बनी हैं, सिंधी फिल्में बनी हैं, पश्तो फिल्में बनी हैं और ख़ूबसूरत फिल्में बनी हैं। तो आई होप कि आपको हमारी ये चीज़ पसंद आती हो। आई नो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होती है, लेकिन अच्छा भाई लोग तो बहुत रीसेंट फिल्म है, कहीं ना कहीं गलती ज़रूर, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो बस पाकिस्तानी फिल्में देखें, उनको फ़रोग़ दें और उनके लिए काम करें। हाँ, एक चीज़ जो मैं कहना भूल गया, देयर केम अ टाइम व्हेन इज़हार भाई केम, इज़हार काजी साहब वाज अ फिल्म एक्टर, और वो कमाल किस्म के आदमी थे, ज़बरदस्त आदमी थे। उनके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर लोग शायद कम ही पैदा होते हैं। बट एनीवे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। छोटा सा ओवरव्यू था फिल्मों के बारे में, और आप जब भी नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपको OTT पे बहुत सारी फिल्में देखने को मिलती हैं, पाकिस्तानी फिल्में भी देखा करें, और जब भी सिनेमा में कोई फिल्म लगती है तो उसको सिनेमा में जाके देखें, ताकि हमारा ये जो सिनेमा है ये फ़रोग़ पा सके। वैसे अब तो ज़रूरत नहीं रही है, अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं कि आप, लेकिन उस पर जाने के लिए फिर आपको उसी क्वालिटी की फ़िल्में भी बनानी पड़ेंगी। अगर आप हमारी पुरानी फिल्में देखें, उनके सब्जेक्ट्स बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। हाँ, 1 मिनट ले लें, अच्छा जी, थैंक यू जी, बताने की ज़रूरत नहीं, कर लेता हूँ। फिल्में तो लगा दें, आप साइड में लगा दें, फिल्में चला दें। मैंने आपको वो गाना बोला था, मेरे दिल के तार, डाउनलोड हुआ? अगर हो गया तो चलाइएगा ज़रा वो गाना, मेहदी हसन खान साहब का गाना है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन मुझे यकीन है ऊपर से जब वो हमें देखते होंगे तो सोचते होंगे कि हमने किया क्या है। आइए इसको मिलकर दोबारा से बनाते हैं, एंड रिस्पेक्ट योर फिल्म आर्टिस्ट, बिकॉज आप जिस तरह से बाहर के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे हम लोगों की भी करें। ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ ये दुनिया मुझे समझ में क्यों नहीं आती, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि वैसे किसी को समझ में, ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद नीचे आ जाता हूँ, फिक्र नहीं करो, मुझे बुरा लग रहा था, ये सही नहीं था यहाँ पे, हाँ, तो कोई मसला नहीं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम सब कभी बात नहीं करते। हम सब प्रिटेंड करते हैं कि हम सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम दुनिया में किसी से हसद नहीं करते, किसी से नहीं जलते, हम बड़े कंटेंटमेंट वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हमारे दिलों को खोला जाए तो उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। हम लोगों से, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, सीधी बात ये है, अजय चाय शाय बना के बैठ जाएं आप और नाश्ता कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। और आप इसमें कॉल कर सकते हैं, खुदा का वास्ता बोलिएगा, बिकॉज हम चूँकि बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, इसलिए कभी कुछ पता ही नहीं चलता। हम हसद करते हैं लोगों से और दबा के हसद करते हैं, कभी किसी की शक्ल से हसद करने लग जाते हैं, किसी के कपड़ों से हसद करने लग जाते हैं, किसी की गाड़ी से हसद करने लग जाते हैं, किसी की मतलब किसी और चीज़ से हसद करने लग जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि मैंने अगर किसी को कोई चीज़ दी है तो तुमको उसके अलावा दिया है। जो हमारे पास होता है हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जो दूसरे के पास है हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हैं। मैंने अक्सर ये जुमला सुना है लोगों को कहते हुए, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे जुमला समझ में नहीं आता। आई हैव नेवर अंडरस्टूड द सेंटेंस, हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता, बट उसकी जो कॉनोटेशन है वो क्या है? वो कॉनोटेशन ये है कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ। याद रखिएगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की सबसे बुरी शक्ल है, सबसे बुरी शक्ल है। एट दिस एज आई हैव डिसाइडेड इन माई लाइफ दैट आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट। मेरे पास कोई सवाल नहीं रहा है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न उसके ये, क्या सवाल करना, सतही बात करते हैं लोग, सतही होते हैं, और हम उसको कहते हैं कि हम उनमें डेप्थ तलाश करने की कोशिश करते हैं, नहीं होती डेप्थ। हम इतने ही, देखिए मैं आपको सच बताता हूं, जितना अच्छा मैं हूं उतने ही अच्छे आप हैं, जितनी तोप चीज मैं हूं उतनी तोप चीज आप हैं। हम में से यहां कोई भी सेंट नहीं है, हम सब एक ही जैसे हैं। अफसोस ये है कि हम छुपते हैं बहुत सारे चेहरों के पीछे। तो आज हम बात करेंगे हसद से, और हसद करता क्या है। अगर आप किसी से हमेशा जेलस रहे ना, तो जो हासिद होता है उसकी ज़िंदगी की तरक्की रुक जाती है। मेरी बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा।
और तरक्की वो नहीं है जैसे हम तरक्की कहते हैं, गाड़ियों के मामले में तरक्की, ओहदों के मामले में तरक्की, पावर के मामले में तरक्की। ये तरक्की ज़रूर होती है, लेकिन एक तरक्की होती है जो यहाँ से होती है। ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा कि आप एक वक्त की नींद ही ना ले सकें? ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा कि आपको हर वक्त धड़का लगा रहे? ऐसी पावर का क्या फ़ायदा कि कोई भी उठा के आपको चूंटी की तरह मसल दे? पावर यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। आइए बात करते हैं। डॉक्टर ताहिरा रुबाब इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा नदीम, अस्सलाम वालेकुम, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और कराची से हमारे पास मैमूना जहांगीर होंगी, लेकिन इस वक्त उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो विल स्टार्ट विद यू। हम हसद क्यों करते हैं डॉक्टर साहब? हसद करने की बहुत सारी वजूहात हैं भाई। देखें, आपके पास अगर अच्छी गाड़ी है और मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, तो मुझे क्यों नहीं हसद करना चाहिए? आपको तो नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली मगर हमारे पास वजूहात बहुत सारी हम क्रिएट कर लेते हैं, और उसकी जो बेसिक वजह है ना साहिर, वो ये है कि व्हेन वी डोंट फाइंड आवर सेल्स एडिक्वेट इनफ, जब हम अपने आप को इनफ नहीं समझते कि हम भी कुछ एक्वायर कर सकते हैं, जब हम कंपटीशन में चले जाते हैं, जब हम ये समझते हैं कि वो जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों वाला सवाल जो है ना, मेरे पास क्यों नहीं है, वो हमें हसद करने पे, compete करने पे मजबूर कर देता है। और वो हसद जो है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम व्हाट आई हैव आई डोंट रियलाइज़ दैट, कि मेरे पास क्या है जो उसके पास शायद नहीं है, और उसके लिए पता नहीं वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है। सो जब आपको ये लगता है कि वो जो उसके पास है और यू डोंट फील इनफ इनसाइड, और आप कैपेबल भी नहीं होते उस चीज़ को हासिल करने के, क्योंकि ऑल द टाइम यू आर जस्ट ऑक्यूपाइड, जो दूसरे के पास है उसको छीन लिया जाए। जब छीनने की बारी आती है या छीनने की सोच आती है, तो फिर आप एक्वायर तो कुछ नहीं कर सकते, अचीव नहीं कुछ कर सकते, सारा टाइम फिर छीनने में लग जाता है। और उसमें ये वैसे हसद कहा जाता है, एक बीमारी है बेसिकली तो ये, और ये आपको हमेशा उन लोगों को आपको ज़्यादा नज़र आएगी जो अंदर से बड़े कमज़ोर हैं, जो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि वो ख़ुद भी कुछ हैं और कुछ बन सकते हैं और कुछ हासिल कर सकते हैं। मतलब दूसरे के पास है, उसे हसद करने की बजाय मोटिवेशनल लेके चीज़ों को आप खुद उसको एक्वायर कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द पर्सपेक्टिव, आपकी सोच है कि जी उसके पास क्यों है और मैं उससे क्यों, मुझे क्यों नहीं वो मिल रहा। सो अगर आपकी सोच इस तरह से नेगेटिव है, और वो शुरू इस तरह नहीं होती कि आज ही मैंने हसद करना शुरू हो गया, इट कम्स थ्रू योर अपब्रिंगिंग, आपके बचपन से, आपके घर के एनवायरनमेंट से ये चीज़ें पनपना शुरू होती हैं कि वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको क्या चीज़ें जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आपके बहन भाइयों के साथ आपका कैसा कंपैरिजन है, आपकी अम्मा जो है ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों के बारे में क्या बातें आपके सामने करती हैं, सो दैट यू शुड नॉट इनटू जेलसी, और फिर आप एप्रिसिएशन में चले जाएं। लेकिन हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि मोहल्ले में किसी आंटी के घर नया टीवी आ जाता है तो पूरी गली को उसकी एक मौत पड़ी हुई होती है, या उसके बारे में लोग जो है परेशान, ऐसे ही आज भी एक अच्छी चीज़ आ जाती है किसी के घर तो उसके बारे में बड़ी चेमगइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। सो जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा होती है, हर वक्त नेगेटिव बात होती है, तो आप का अच्छा सोचना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे हुक्मरान कोई भी हो, चाहे वो 75 साल से जो भी हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनसे इनके बारे में हिसाब नहीं होगा तो होगा, क्योंकि ये जो डिस्पैरिटी है ना, दौलत की, वेल्थ की जो डिस्पैरिटी है, वो भी ये तमाम चीज़ें पैदा करती है, वो भी हसद पैदा करती है। जाहिर है अमेरिका के अंदर इतनी हसद नहीं है, उसका है ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को तोप चीज़ है और वहाँ हसद नहीं है, वहाँ भी है हसद, लेकिन ऐसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ है। उसका रीज़न क्या है? हर चीज़ हर आदमी की तकरीबन पहुँच में है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्या कहती हैं आप सारा? अच्छा, हसद की जो है ना बड़ी एक रूट कॉज है, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर अराउंड यू, जेलसी एवरीवेयर है। ये वो लोग अक्सर हसद के वो शिकार होते हैं जिनको वो चीज़ नहीं मिली होती, ठीक है, और वो इर्द गिर्द तलाश करते हैं, और उस तलाश में वो इतना आगे निकल जाते हैं कि वो अपने आप को टोटली दिस सप्रेस देमसेल्व्स डाउन, और जब वो अपने आप को सप्रेस करते हैं तो वो बस उसी जद्दोजहद में लग जाते हैं दैट उसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन में उनकी सारी लाइफ निकल जाती है। जब सारी लाइफ निकल जाती है उनकी, मेंटली इमोशनली वो खुद अपने आप को अब्यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तो एक डन चीज़ है दैट डोंट बी जेलस ऑफ पीपल। ये एक कुरान पाक में ये चीज़ फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाई भी है कि जब आप अपनी एनर्जी एक जेलसी के फैक्टर में अपने आप को वेस्ट करेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली वेस्ट योर लाइफ। और ये हर जगह होता है। अब कई दफ़ा हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, दे हैव अ क्वेश्चन दैट वाई एम आई फेसिंग दिस। वो तो नहीं फेस कर रहा, हम ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक जेलसी का ही एक फैक्टर है। इनसिक्योरिटीज़, जेलसी क्या है? इट इज़ एक्चुअली मास्किंग योर ओन इनसिक्योरिटीज़। जेलसी इनसिक्योरिटी का नाम है, फियर ऑफ इनसिक्योरिटीज़।
हाँ किसी हद तक, बट नॉट रियली। आई मीन ह्यूमन साइंसेज इसको डिनाई करती है। कॉम्प्लेक्सेस दूसरी चीज़ें हैं, हसद बिल्कुल दूसरी चीज़ है। जेलसी है, उसके बहुत सारे रंग हो सकते हैं। कभी कभी ये कहाँ से स्टेम होती है, कभी कभी सिर्फ इस बात से भी स्टेम हो सकती है दैट आप जिंदगी की दौड़ में आगे निकलना चाहते हैं। एग्जैक्टली। नॉट नेसेसरीली कि वही उसकी एक शक्ल हो सकती है, बट नॉट नेसेसरीली। जब हम लेट्स से कि जब मुझे याद है आज तक वो एक्सरसाइज मुझे याद है, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो मैंने ह्यूमन बिहेवियर के अंदर मास्टर्स किया, तो जब मैं वो कर रहा था तो हमारे यहाँ एक एक्सरसाइज कराई गई ना हमको। हम बाहर निकले और डिफरेंट सेट ऑफ लोगों से हमने बात की, उनसे पूछा कि जी उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है, कैसे किया है, किस तरह से अचीव किया है। और एक बात रियलाइज़ की मैंने कि जितने लोगों से हमने बात की थी जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल थे, और अगेन मैं दोबारा से ये रीट्रेट कर रहा हूँ, सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, यू हैव वेल्थ। और मैं अमेरिका जैसे माशरे की बात कर रहा हूँ। जो सबसे खूबसूरत आदमी था जिससे मेरी बात हुई, उसकी बीवी को मरे हुए 1.5 साल हुआ था, और आज तक मुझे याद है, एलन एलिसन उसका नाम था, आज तक मुझे याद है कि जब मैंने उससे बात की थी तो वो सो कंटेंट। तो मैंने उससे पूछा तुमने अपनी बीवी के साथ कितने साल गुजारे, तो ही गोज़ मैंने 52 साल गुजारे, 52 years आई वाज मैरिड टू हर एंड देन वन डे शी पास्ड अवे। मैंने कहा तो कहता नो, बस शी इज जस्ट इन माई हार्ट एंड शी इज द वन हु टॉट मी हाउ नॉट टू बी जेलस। वॉट एवर वी हैड, जितना हमारे पास था हमने उसी में गुजारा किया। हमारे पास एक गाड़ी थी, हम उसी में रहे, एक छोटा सा घर था, हम उसी में रहे, एंड समहाउ वी रेज 4 kids, और वो सारे के सारे अपने अपनी जगहों पे अब रहते हैं और वो काम करें। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, उसने सिर्फ एक बात बताई कि आई वाज नेवर जेलस ऑफ एनीवन, मैं जिंदगी में कभी किसी से जेलस ही नहीं हुआ। अब आप इसी को अगर इस्लामी तर्ज पे देखते हैं तो ये याद रखिएगा, हसद इंसान को अंदर से खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हसद एक बीमारी है, लिटरली एक बीमारी है। इसको आप जितना ज़्यादा ये समझेंगे कि जी ये आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको मास्क करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैं तो किसी से नहीं, एड्रेस इट, बात कीजिए। साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, उनसे जाके बात करें, ओवरकम करें हसद को। इज़ इट इम्पॉर्टेंट और नॉट? इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप मसलन जैसे आपने कहा कि हसद एक बीमारी है, ये एक ऐसी इमोशनल स्टेट है एक्चुअली साहिर कि आप इससे कभी जो है यानी आप ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल जाएंगे। आपको ये नज़र ही नहीं आएगा कि मैंने इस लम्हे को अपने प्यारों के साथ एंजॉय करना है, क्योंकि ऑल द टाइम आप इस बात के ऊपर ऑब्सेस्ड हैं इससे कि ये इस तरह उसके पास क्यों नहीं है और मेरे पास क्यों, उसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है, या ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है, या इन लोगों का इवन लोग रिलेशनशिप के बारे में, लोगों के रिलेशनशिप के बारे में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उस रिलेशनशिप से जेलसी शुरू हो जाती है। एंड देन आपने देखा होगा बहुत सारे रिलेशनशिप से जेलसी, ये क्या है? ऑफ कोर्स, जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लोग उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं फैमिली में। अगर कोई जो है माँ बाप अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लोगों को उनसे जेलसी होना शुरू हो जाती है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों से जो जेलसी होना शुरू हो जाती है। हालांकि बहुत सारे लोग आपको देखने में बड़े मीडियोकर लग रहे होते हैं, अपने ऊपर वर्क करने के बजाय एग्जैक्टली दूसरों की तबाही और उनकी बर्बादी के लिए आप देखेंगे लोग काला जादू करवाते हैं, पता नहीं क्या, और वो हसद के आउट ऑफ आता है कि हसद की वजह से उन लोगों ने जो इस सारी चीज़ को जो है वो करना शुरू कर दिया। तो काला जादू बुरा होता है? ऑफ कोर्स, जब वो चीज़ जो आप दूसरे को तबाह करने के लिए, चाहे वो आप बद्दुआ भी दे रहे हैं या चाहे आप उसको बुरी नजर से देख रहे हैं, आई थिंक बद्दुआएं दे दें, आमिलों के पास ना जाए, कुछ नहीं है उनके पास। और अगर आप बुरी नजर से उस बंदे को देख रहे हैं, बद्दुआएं भी मत दीजिएगा। कल बोले भाई ने बोला था बद्दुआ देनी, बद्दुआ दे दे, लेकिन आमिलों के पास ना जाएं। लेकिन ये नहीं, अगर आप बुरी नजर भी रखे हुए हैं किसी के ऊपर, तो वो भी एक ऐसी चीज है जो कि आप बुरा कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। यू नीड टू फोकस योरसेल्फ। मुझे बात बताएं, वेल्थ कितना पार्ट प्ले करती है हसद को इंस्टिगेट करने में? वेल्थ itself plays a very big role। और वो आई वांटेड टू ऐड समथिंग, जैसे अब ये कह रही हैं कि काला जादू और ये सब चीज़ें हैं, उसमें आई थिंक हम कहते तो यही हैं कि ना हसद करें, मत किसी को देखें, लेकिन हम देखते हैं कि इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल मीडिया एंड ऑल द ब्लॉगर्स एंड ऑल, मतलब ये एक चीज़ है, अल्लाह ताला ने अगर हसद करने से मना फरमाया तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें शोकेस कर लो, ठीक है,
करो, हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें हिडन भी होनी चाहिए। course, देयर सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग एट यू, और हमें नहीं पता वो किस नज़र से देख रहे हैं। True, तो कुछ हमें भी मास्क रखना चाहिए, कुछ उन्हें भी रखना चाहिए, क्योंकि वही वाली बात है, मैं अभी भी अपनी उसी बात पे स्टिक करूँगी कि इंसान के पास जो नहीं होता उसकी डिज़ायर करता है। जब वो डिज़ायर करेगा तो वी डोंट नो उसका किस तरह मेंटल हेल्थ जाती है। और फिर ये सारी ना स्ट्रेंथ और विल पावर की बात है। ये सारी एवरीथिंग व्हाट आई बिलीव इज दैट लाइफ में आपकी कोई भी चीज़ होती है, आप कहीं भी डाउन होते हैं, दैट इज़ वेयर योर विल पावर, इट टेक्स यू डाउन, योर स्ट्रेंथ। लेकिन सर वो सही है, वो आई एग्री विद यू, बट मुझे एक बात बताएं, हर आदमी ऐसा नहीं होता ना कि उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो। फिर हमारा जो माशरा होता है वो, अगर आप खुदा न करे गिरे हुए हैं तो उन्होंने आपको उठाना नहीं है, ऐसे ही है, एक धक्का और लगाना है, ऐसे ही है, और नीचे जाओ। और यही चीज़ इंसान को स्ट्रांग करती है। तो अच्छा नहीं, बट स्ट्रांग करती है उन लोगों को जो थोड़े से एलिवेटेड होते हैं, जो अपने आप से बात कर रहे होते हैं, जिन्हें जिंदगी के, बट बहुत सारे लोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। 90% आवाम ऐसी है, बिल्कुल। तो मुझे बताएं फिर क्या करना चाहिए, उस वक्त क्या करना चाहिए? अच्छा, अब एक तो मैं जो एक चीज़ कहती हूँ, तवक्कल हाँ, इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग इन वंस लाइफ। लाइफ में आपको हर चीज़ नहीं मिलती, बहुत चीज़ें आपकी किस्मत पे होती हैं, बहुत चीज़ें में आपको एफर्ट डालनी पड़ती है अपनी लाइफ में, हर चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स नहीं। अब जब इस तरह की सिचुएशन होती है, यू हैव टू टेल योरसेल्फ, आपको ज़िंदगी में कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं आएगा आपको उठाने के लिए, आपने खुद अपने आप को उठाना होता है। अगर आप किसी की कोई चीज़ देख रहे हैं, उसके पास है, तो ट्राई पुट इन एफर्ट, खुद करें, खुद वो चीज़ हासिल करें, और आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, साफ नीयत, हार्ड वर्क, यू कैन डेफिनेटली गेट टू दैट पॉइंट। और एक बात और बता दूं, अगर जिंदगी से कोई चीज़ आपके चली जाए या खो जाए, माली हो, इवन इमोशनल हो, कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाए या कुछ और हो जाए, तो उसके लिए इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़िंदगी में अल्लाह में अगर आपका एक लॉस करता है तो वो आपको 10 लॉसेस से प्रिवेंट कर रहा होता है, और कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए उसने स्टोर कर रखी होती है। जैसे अभी सारा कह रही थी कि आपको ना तवक्कल करना चाहिए, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, चले मैं एक जिससे हम रिलेट कर सकते हैं मैं वो बात कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मुझे अपनी कोई चीज़ बेचनी पड़ जाए जो मैंने बहुत शौक़ से ख़रीदी हो, लेकिन मैं उसे सेल करूँ, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, बट मैं उसे सेल करूँ, तकलीफ़ होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आप उस तकलीफ़ को साथ लेके जी नहीं सकते। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ये तो मान लेते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन अपने आप को इंसान होने का ज़रा सा भी क्रेडिट नहीं देते, ज़रा सा भी नहीं देते। मैं मैमूना से बात करूंगा। सबसे पहले मैमूना इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम मैमूना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताइए, हसद क्या होता है? हसद बेसिकली साहिर इसके, जैसे कि आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है और उसकी आपको ख्वाहिश है, हाँ, सो आप जब वो किसी और के पास देखते हैं, सो यू फील लाइक कि आपके पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। ओके। उसकी वजह से आप दूसरे बंदे को रिसेंट करते हैं। ओके। तो ये दिस इज व्हाट हसद इज बेसिकली, और आप वो चाहते हैं कि उसके पास से छिन जाए। हसद ये होती है, उसके पास से एक छिन भी तो जाए। हमारे पास रश्क होता है ना। हाँ हाँ, जी जी जी, हसद बेसिकली ये होता है। ओके ओके, उसके पास से छिन भी जाए, ये मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। मतलब छिन के फिर क्या हो, हमें मिल जाए? जी, हमें भी मिल जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है, हसद ये चीज़ होती है कि अगर आप किसी चीज़ से डिप्राइव्ड हैं, तो सामने अगर किसी और के पास है, हाँ, तो वो उनके पास भी ना हो। ये इमोशन जो है ये बेसिकली बहुत, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी 3 शादियां हैं, तो और मैं आपको बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ, 3 शादियां हैं उनकी, और वो दुबई में रहते हैं। नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता, वो समझ गए होंगे, देखते भी हैं वो, तो वो समझ ही गए होंगे। तो उनकी 3 शादियां हैं। तो हमारे एक और दोस्त हैं, वो बड़ा रश करते थे, उनके तुम्हारी 3 शादियां हैं, 3 शादियां हैं, मेरी भी 3 होनी चाहिए। उन्होंने भी 3 कर ली। उसके बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन्होंने भी, उसके बाद उन्होंने एक दिन उनको फोन किया और कहा तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? उसने कहा मैं कुछ कह ही नहीं रहा था तुम्हें, तुम कह रहे थे कि तुमको मिल जाए, तुमको मिल गई। तो अल्लाह मियां ने जो आपके लिए रखा होता है, आई थिंक, अच्छा, इट गोज बोथ वेज। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। देखिए, हम तो वो एक मैरिटल जोक्स तो हम कर लेते हैं, बट इट गोज बोथ वेज। शादी 2 तरफा एक अमल होता है, जिसके अंदर औरत भी उतनी इन्वॉल्व है जितना मर्द इन्वॉल्व है, तो वो तकलीफ का बाइस दोनों के लिए हो सकती है। पर कमिंग बैक, इन्होंने कहा जी छिन जाए, ये रवैया क्यों छिन जाए? चलो उसके पास ना रहे, लेकिन उससे छिन के मुझे मिल जाए, ये क्या है? बेसिकली
एक्चुअली आपकी फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है ना, उस फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी की वजह से या जो आपके पास चीज़ मौजूद नहीं है, हाँ। उसकी वजह से आप ये चाहते हैं, वो इमोशन इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है कि जब आप किसी और के पास उस चीज़ को देखते हैं, तो जो हसद की मैं बात कर रही हूँ, वो आप चाहते हैं कि उसके पास भी मौजूद ना रहे, क्योंकि वो आपको इतना नेगेटिव फील करवा रही होती है या आपको आपकी डेप्रिवेशन का एहसास दिलाती रहती है। सो ये बहुत क्रॉनिक लेवल पे जाके ये फीलिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से जो है ये होता है जी कि छिनने की भी एक वो होती है कि बिकॉज वो आपको एहसास दिला रही होती है दैट यू डोंट हैव इट। ठीक। बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने, मैमूना ने, कि बेसिकली क्योंकि वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ डेप्रिवेशन और जो आपका नेगेटिव एक थिंकिंग पैटर्न होता है ना, उसको ट्रिगर करती रहती है हर वक्त। वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न जो है वो आपको क्योंकि ऑल द टाइम आपने फोकस क्या किया हुआ है, व्हाट यू डोंट हैव और व्हाट अदर्स आर हैविंग, और उसके ऊपर जो है आप कभी ये सोच ही नहीं पाएंगे कि ये चीज़ उसके पास नहीं होगी, क्योंकि आपने तो फोकस ही उसको किया हुआ ना कि उसके पास क्यों है, और देन यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट द वेज कि आप या तो उसको ख़त्म कर दें या वो आपके पास हो जाए या फिर उससे क्यों नहीं छिन जाती। सो ऑल द टाइम योर मेजर फोकस इज कि उसके पास वो क्यों है, ये नहीं है आपका फोकस कि अच्छा मैं इसको कैसे हासिल कर सकता हूँ या मैं इसकी तरफ पॉजिटिवली कैसे जा सकता हूँ या पॉजिटिवली ये मेरी ज़िंदगी में कैसे आ सकती है। यू आर जस्ट फोकसिंग कि उसके पास क्यों है। ये क्यों जो है, क्यों वाला सवाल जो है दैट कीप्स यू थिंकिंग नेगेटिवली, और नेगेटिवली आपको चार्ज करता जाता है। और साहिर, ह्यूमन बिहेवियर और थॉट पैटर्न इतना ज़्यादा, आई एम श्योर बिकॉज यू हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, यू वुड बी नोइंग कि जो थॉट पैटर्न्स हैं वो इतने फेस्टर होते हैं कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो लोग आके आपसे सवाल पूछते हैं, वो ख्याल नहीं कंट्रोल होता, वो ख्याल ही नहीं कंट्रोल होता, क्योंकि वो इतने फेस्टर चल रहे थे कि आपको समझ ही नहीं आती कि कंट्रोल हो भी सकता है। एक काम करते हैं, हमने लोगों से पूछा, मैं पहले वो दिखाऊं आपको जो लोगों ने कहा, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। दिखाइए जी, दिखाइए, लोगों ने जो कहा वो दिखाइए ना। हसद इस दुनिया में तो चलता ही रहता है, हमें कोई ऐसी बात है तो नहीं है कि कोई हमसे हसद करे, और हमारी ऐसी नेचर नहीं है कि हम किसी को देख के हसद करें। मुझसे कोई हसद करता है ऐसा मेरा कुछ है नहीं मेरे पास। ज़ाहिर बात है जी, बहुत हो लाजमी, हर दौर में रहे, इस दौर में भी होंगे, लाजमी होंगे। जो हसद रखता ना किसी बात से, वो इस्लाम के दायरे तो बाहर है। आखिरी बात बस। नहीं, मुझे नहीं लगता यार। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग हसद भी करते हैं, खुश होने वाले भी हैं, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं है। नहीं यार, वैसे बिल्कुल लगता मुझे। मुझसे तो नहीं करते जी बिल्कुल, ये नेचुरल है, हसद आ ही जाता है, आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है। हाँ जी बिल्कुल करते हैं, जो लोग जिनको नहीं बर्दाश्त है कि क्यों खाते पीते हैं, करने वाले हैं। नहीं, मुझे नहीं ख्याल। सारे ही करते हैं, ख़ानदान के आप सारे ईच एंड एवरीथिंग सब करते हैं। मेरा लगता है करते हैं लोग। हाँ करते ही होंगे। क्यों करेंगे, मुझ में ऐसा क्या है। हसद तो वैसे ये माशरे में करता है एक दूसरे से बंदा, कौन है जो हसद नहीं करता। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक प्यार करने वाले, एक नफरत वाले। आप देखिए ना, माहौल और वक्त के मुताबिक पता नहीं चलता, इंसानों का एकदम चेंज हो जाते हैं। तो हसद करने वाले बड़े हैं दुनिया में, मोहब्बत करने वाले भी बड़े हैं। और मुफलिसी ने इंसान को इतना गिरा दिया है कि वो हर किसी दूसरे पर्सन के बारे में यही सोचता है कि वो मुझसे हसद करता है। जिसके पास खाने के लिए रोटी है, कपड़ा नहीं है, तो वो दूसरे से हसद। अच्छा जी, तीनों की राय लेता हूँ। वो स्टार्ट विद यू सारा, क्या कहती हैं? आपने एक चीज़ देखी है, एवरीबडी थिंक्स कि हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई मेरे से हसद करे, बट मैं इन सबको एक चीज़ कहना चाहूँगी, दिस इज़ बीइंग इन्फीरियर। वो ये है कि आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपसे नीचे वालों के पास नहीं है। ऐसे मत सोचें कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर हम लोग इन चीज़ों को आई थिंक बहुत ज़्यादा अंडररेट कर देते हैं, दैट वी हैव शेल्टर, वी हैव फूड टू ईट। सबसे बड़ी बात ये जिंदगी, और हमारे पास कमाने वाला है, हमारे पास हस्बैंड है, हमारे पास बच्चे हैं। अब इन सब के पास आई एम वेरी श्योर इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी अल्लाह की ब्लेसिंग्स होंगी, बट हमें ऐसा लगता है हमें तो कोई देख के नहीं कर रहा। नहीं, हर बंदा देख रहा होता है, हर बंदे को आपको देख के ये चीज़ आती है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि अच्छा वन मोर थिंग, मैं अपनी साइकोलॉजी तो ठीक है, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, बट आई रिलेट इस्लाम टू एवरी पॉइंट ऑफ माई साइकोलॉजी, एंड देयर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट हु हैव अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस कि इस्लाम और साइकोलॉजी को नहीं, दे टोटली डिफरेंट थिंग्स। Hand in hand, they go hand in hand. I've seen people actually. Yeah, I've seen people actually. They do हर तरह that. के लोग हैं। तो अब ये इस चीज़ को याद रखें, you have quite a lot of things जिस पे लोग आपको देख के कहें काश हमारे पास भी वो चीज़ होती, तो feel blessed about that. ऐसे मत सोचें। और बाकी जो हसद करने वाले हैं, उन्होंने they need to practice quite a lot of things.
जिस चीज़ों से निकल सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम मैमुना की तरफ जाएंगे एंड ऑफ कोर्स विल टॉक टू डॉक्टर साहिबा एंड देन मैं भी आपको बताऊंगा कि जी हसद से कैसे बचा जा सकता है। बट सच्ची एक बात आपको बताऊं, जब तक आप ये मानेंगे नहीं ना कि आप एक्चुअली हसद करते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रेमेडी क्या है। असल मसला ये नहीं है कि आप हसद करते हैं, असल मसला ये है कि आप हसद करते हैं लेकिन मानते नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। ये जो हम नाखुश रहते हैं ना, एकदम से मतलब गैर मुतमईन सी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमने कभी दवाई ठीक नहीं ली। तो जब बीमारी की दवाई नहीं लेंगे तो बीमारी जाएगी कैसे? लेकिन बीमारी को सही होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, माने कि आपको ये है। ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और ये मेरे पास लिस्ट में अक्सर आता रहता है, तो अभी एक रीसेंट आर्टिकल मुझे मौसूल हुआ है, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन बातों के साथ काम बिल्कुल नहीं करते, तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक का ये है, इसकी वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग जो है 2023 की लिस्ट जो है वो शाया हो गई है। 10 बड़ी इकोनॉमीज़ दुनिया की कौन कौन सी हैं। अमेरिका जो है वो 25.035 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 1 है। चाइना जो है वो 18.321 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 2 है। जापान 4.301 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 3 है। जर्मनी 4.031 डॉलर के साथ नंबर 4 है। जर्मनी और जापान तकरीबन एक जगह खड़े हैं। इंडिया जो है वो 3.469 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 5 है। यूके जो है वो 3.199 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 6 है। फ्रांस 2.778 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 7 है। कनाडा 2.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 8 है। रशिया 2.11 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 9 है। इटली 1.99 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 10 है। बस ये याद रखिएगा कि इंडिया की इकॉनमी ज़ाहिर है बड़ी तो है, बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर चाइना और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो चाइनीज़ इकॉनमी बेतहाशा है और बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका की आबादी चाइना से कम है। उस हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो अमेरिका वाकई इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। हम कहाँ हैं? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो इसलिए रहने दीजिए, बेकार की बातें, कुछ नहीं होने वाला। आप इलेक्शंस करवा लें, नहीं करवाएं, इट डजंट रियली मैटर, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम ये समझ रहे हैं उसका ना होने का सबसे बड़ा सबब हम खुद हैं, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी आर। हम इस पे सेटल हो चुके हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हम इस पे सेटल हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अगर हम करने वाले होते तो हम एक दूसरे से हसद ना करते। मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन हम उन चंद ममालिक में से हैं जहां अगर आपको टैलेंट नजर आ जाए तो हम उसकी टांग पकड़ के खुद ही खींचते हैं। ये जेलसी करवाती है। जी मैम, आप बताइए। मैं 2-3 चीज़ें, जैसे हमने अभी पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जो हसद के बारे में बताया, तो मुझे वहाँ पे भी एक चीज़ बड़ी अच्छी भी मुझे लगी, लेकिन जैसे मैडम ने कहा कि ये लोगों का सेल्फ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं इस तरह से उनकी बातों में मैनिफेस्ट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी रूट इट डाउन कि ये क्या है, तो हमें पता चलता है कि हमें सिखाया ही यही जाता है। हाँ। हमारे घरों में ये चीज़ें बड़ी आम की जाती हैं कि एक तो हमें ये बताया जाता है कि तुम कुछ नहीं हो, ये, और दूसरा इसका एलिमेंट जो है शुक्रगुजारी का बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट हमारे अंदर। जैसे लोग आपका अपना एक माइंड है ना कि आप इसमें से ये भी ले सकते हैं कि अच्छा शायद ये इन्फीरियॉरिटी है। मुझे ये लगा कि लोग अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ फील कर रहे हैं कि वो सोचे कि मेरे पास क्यों जेलस होना है किसी ने। ऑफ कोर्स जब कोई आपसे जेलस हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद नहीं पता होता आपसे कोई किसी बात से जेलस है। एक टेलीफोन कॉल ले लो। श्योर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हेलो। वालेकुम अस्सलाम याया, कैसे हैं आप? हम जस को सलाम। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आप। हेलो याया, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लीजिएगा याया जी, कंटिन्यू करें। तो वो जो एक हमारी एलिमेंट है कि आपने कंटेंट रहना है, एट द सेम टाइम जो बेचारे जिससे लोग जेलस हो रहे होते हैं उसको क्या पता हो, लोग उसको पता भी नहीं होगा कि मेरी इस बात से लोग जेलस हो रहे हैं, लोग सड़ के पता नहीं कोयला होने वाले हो गए होंगे। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, हम इतने मासूम हैं नहीं जितना हम प्रिटेंड करते हैं। हम इतने मासूम बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हम इंतहा ज़्यादा झूठ से काम लेते हैं। हम अच्छे खासे शऊर के लोग हैं। मैं आपको बड़ी मिसाल दे देता हूं, अभी सबको समझ आ जाएगी। हम पाकिस्तान में लाइन नहीं बनाते, लेकिन एमिरेट्स में सवार होते ही लाइन बना लेते हैं।
हम पाकिस्तान में इधर उधर गाड़ी चलाते हैं जैसे हमारे बाप की रोड है, लेकिन दुबई के अंदर ये नहीं कर सकते, और दुबई बराबर में ही है। हम यहां कुछ भी कर सकते हैं, लिटरिंग कर सकते हैं, शीशा ऐसे उतारा, गाड़ी कहीं भी पार्क करके खड़े, लेकिन अमेरिका में ये नहीं कर सकते। तो ये जो हम कह रहे हैं ना, हम जो मैं भी पहले यही समझता था, असल में बड़ी तकलीफदेह हकीकत है, लेकिन हम सर से पांव तक अक्सर औकात झूठ बोल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जैसे आप ये बात कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे ये लोगों को सिखाया ही नहीं ये जाता। हम्बलनेस जो पता है क्यों करते हैं हम हम्बल क्यों होते हैं? मैं माजरत के साथ, सब नहीं होते, लेकिन एक मेजॉरिटी है, वो इसलिए होती है दिखावा कि हम इतने हम्बल हैं, ओ हम तो साढ़े जाते कोई नेक ही नहीं आएगा, मतलब हम तो हमसे ज्यादा तो कंटेंटमेंट किसी के पास नहीं। माफ कर दें मुझे, मुल्क तबाही के दहाने पे आ गया है इसी बकवास में। सच बोलिए और सच सुनिए। हमारे यहां सच बोलते तो सब हैं, सुनने की आदत नहीं है। अगर आप सच सुनना शुरू करेंगे तब बीमारी का हल होगा, सच नहीं सुनेंगे तो बीमारी नहीं हल होनी। अस्सलाम वालेकुम, खुल के बोले यार, आप क्या मतलब इतना शुगर कोट क्यों कर रही हैं, सीधी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसे ही है, नहीं शुगर कोट करने की जरूरत नहीं, अब भी हम शुगर कोट करेंगे। डॉक्टर साहब मैं सच बता रहा हूं, हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ अस, देखिए अगर हमारा नुकसान होता है ना माशरे का, तो हम सबका नुकसान। साहिद, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारी ट्रेनिंग किन खतूत के ऊपर एक्चुअली हां, तो वो ना करें ना ट्रेनिंग, दैट्स एक्चुअली हिपोक्रेसी एट द सेम टाइम। अब बिल्कुल हिपोक्रेसी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तमाम गेस्ट को सलाम हो आपके। दूसरी सबसे पहली बात है कि जो आपका पहला सेगमेंट था वेरी इंफॉर्मेटिव और मैंने बड़ा गौर से देखा। और आपने पूछा कि अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे तो देखते ही घबराहट शुरू होगी, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे ख्याल में 2 दिन में मर जाऊंगा वहां जाके। कहाँ? अरे नहीं तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ग्रीनलैंड जाए ना, तो ग्रीनलैंड में उसका जो कैपिटल है दैट्स कॉल्ड नुक, और वो ऐसी जगह है जो मेरे ख्वाबों की जगह है वो, मतलब वो इट इज सो कोल्ड, इट इज सो ब्यूटीफुल, वेरी फ्यू पीपल, एंड वो गालिब ने कहा था ना, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। तो मुझे लगता है कि दैट्स जस्ट माय प्लेस देयर। आई जस्ट समहाउ आई फील, आई प्रे यू गो देयर। आप अच्छा चले, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, ये सबसे पहली बात है, वाकई मैंने आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यानी आपके एक्सपर्ट से मैंने सीखा, लेकिन जो अच्छी बात मुझे लगी ना वो ये लगी, जो आपकी एक साइकेट्रिस्ट बैठी है ना हमारी बहन, जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए हम जो भी चीज करते हैं ना, ठीक है हम जो भी पढ़ें, लेकिन वो कहते हैं ना अल्लामा इकबाल के हर उलूम को मुसलमान कर, तो ये जरूरी है करना, और इससे आपको और भी एनहांस हो जाती है आपकी प्रैक्टिस जो है ना प्रैक्टिस। मेरा जो देखिए, मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरा सवाल ये है कि हसद एक बीमारी है, ठीक है हम मानते हैं, अब अल्लाह ताला ने कुरान में हसद से पनाह मांगने को कहा है, क्या कोई हासिद अगर आपके सामने जो आपसे मुसलसल हसद कर रहा है वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है ना। कुछ हसद में लोग ऐसे भी निकल जाते हैं कि नुकसान पहुंचाते हैं, अगर मेरे पास नहीं तो इससे भी मैं छीन लूं, तो उन लोगों से कैसे निपटा जा सकता है। दूसरी बात है, अगर मेरे सामने कोई हासिद, मुझे समझ में, जैसे आप कह रहे हैं ना वेरी फ्रेंकली, आप कहते हैं हम बुरे कामों पे चुप हमें नहीं रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। तो अगर कोई हसद कर रहा है, मैं फील कर रहा हूँ कि उसके अंदर बीमारी है, और मेरे घर में भी बच्चा ऐसा कर रहा है, तो हाउ कैन आई टैकल दैट? आई कैन टैकल माय चाइल्ड, हाउ कैन आई टैकल पीपल अराउंड मी? ये भी हो सकता है ना। मैं सारा और मैमूना दोनों से पूछता हूँ, ये कह रहे हैं कि जी हासिद से कैसे बचा जाए? अच्छा, हासिद से बचा कैसे जा सकता है? डोंट टेल एवरीबडी। हम बहुत सारी चीज़ें, हम एक चीज़ करते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, देखें सब कुछ खुल के बता देते हैं, इतने हम शोखे हो जाते हैं। आई एम सो सॉरी टू यूज दैट वर्ड, राइट दो, हम शोखे हो जाते हैं। हमारे पास अगर कोई टैलेंट है ना, हमारे पास अगर कोई स्किल है, तो हम बताना शुरू हो जाते हैं, ऐसे कर वैसे कर, ये हो जाएगा वो। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा शो करते हैं। उससे क्या होता है, हमें नहीं पता अगला बंदा हमें किस नज़र से देख रहा है, किस नज़र से सुन रहा है, और फिर क्या होता है बाद में हमें को नुकसान होता है। या तो हम फिर हमें कोई नुकसान होता है, हम सबसे पहले हम क्या कहते हैं, नज़र लग गई है, नज़र लग गई है हमें। तो वो नज़र नहीं, आप खुद ही अपनी बातों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोगों को बता रहे होते हैं, उन्हें शोकेस कर रहे होते हैं। अब इंसान मिस्टीरियस ही अच्छा लगता है, यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, हर क्राउड में। ये आज के शो का सबसे खूबसूरत जुमला है, सबसे खूबसूरत जुमला आपने कहा है, इंसान मिस्टीरियस ही अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। लिखा जाने वाला जुमला ये है कि इंसान मिस्टीरियस ही अच्छा लगता है, और फेसबुक ने सारी मिस्ट्री खत्म कर दी ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब जैसे आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई माई सेल्फ एम वेरी एक्टिव,
लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी भी लोगों को नहीं पता। अब मैं फॉर एग्जांपल आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, यू डोंट नो मैं पीछे क्या कर रही हूँ, ठीक है। मेरा वो है जो मैं शो जो मैं दिखाती हूँ बस वही लोगों को पता है। ये नहीं कि मैं हर इंसान के साथ बैठूंगी तो हर चीज़ खुल के बताना शुरू हो जाऊंगी। नो, ऑब्जर्व पीपल, ऑब्जर्व करके फिर अपनी बात करें, ऐसे नहीं कि बस बैठे और शुरू हो जाए। और मैमूना मुझे बताइए हासिदों से कैसे बचा जाए? जी, इन्होंने जो अभी सारा ने बात की मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। इन्होंने ये बात बोली कि आप जो है लोगों को बताएं ना अपनी बात। तो जो आपके जो कॉलर थे उन्होंने ये बात बोली थी कि कैसे बचा जाए, तो इसी तरह के जो उनके आसपास के लोग हैं जहाँ उन्हें ये समझ में आ जाए कि कोई इंसान है जो कि उनसे किसी तरह का कोई हसद कर रहा है, या उनको ये फीलिंग आ गई है कि ये इंसान नाखुश हो जाते हैं जब उनकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ होती है कुछ, तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। और उसके अलावा ये जो हमें थोड़ी सी इस चीज़ को भी देखना होता है कि बेसिकली हमें जो लोग हमसे हसद कर रहे हैं उन्हें थोड़ी एम्पैथी की लेंस से भी हमें देखना होता है कि बेसिकली उनके पास उस चीज़ की महरूमी है, और मे बी उनके जो चाइल्डहुड है या उनका जो भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के वो बिटर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की फीलिंग में हैं। आप डिस्टेंस रखें उनसे और कंपैशन, मतलब उनकी एक जो भी उनकी कंडीशन है उसको समझने की कोशिश करें। और अगर वो आपके करीबी हैं, जैसे कि उन्होंने एक बच्चे की बात करी कि बच्चा है अगर घर के अंदर, तो ज़रूर रूल आउट करने की कोशिश करें उनके साथ बैठ के बात करने की कि क्यों हो रही है ये बच्चे का, एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको ये फीलिंग आ रही है, आपने पिक कर लिया कि वो हसद करता है, तो ज़रूर उसके रूट कॉज की तरफ जाइए और देखिए कि क्या उसके साथ कोई अनफेवरेबल कंपैरिजन हो रहा है। इस्लाम में जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस्लाम में भी ये कहा गया है कि हसद जो है वो शैतान से मिलने का करीब तरीन रास्ता है। अच्छा, दूसरी बात ये हदीस में है कि हसद इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ने लगता है और उसे पता भी नहीं चलता। ये मैं आपको इस्लाम की हदीस की बात बता रहा हूँ। बस सिर्फ ये बात जान लीजिए कि अगर आप हसद करेंगे तो आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, सबसे ज़्यादा आप अपना नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने एक बड़ी कमाल बात लिखी थी। वो कहते हैं जानशेर खान में और लोगों में एक बुनियादी फ़र्क है। जानशेर बॉल से खेलता है, लोग एक दूसरे से खेलते हैं, और ये बड़ी कमाल बात है। तो अगर आप हसद करेंगे तो प्रॉब्लम तो आप ही को आएंगी। आ सकती हैं लेकिन प्रॉब्लम मतलब जाहिर है उसको भी आ सकती है जिससे आप हसद कर रहे हैं, लेकिन आपका हासिद होना बनता नहीं है, क्योंकि जो कुछ आपके पास है, अगेन मैं इस्लाम के हवाले से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको दिया है वो शायद उसे नहीं दिया, और जो उसे दिया है वो किसी हिकमत से दिया है, वो आपको नहीं दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। ब्रेक लीजिए। अल्लाह ना करे, हसद करने से क्या होता है, कुछ मिल जाता है। हर बंदे ने अपने नसीब लेने हैं, गलत बात है। और मैं किसी से हसद करती हूँ ऐसा सीखा नहीं, कभी कभी। जी बिल्कुल, आपको पहले बताया, अगर कोई मुझसे कर रहा है मैं भी किसी ना किसी से कर ही रहा हूँ। वो किसी रिलेशन में हो सकता है, कोई फाइनेंशियली हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। सम टाइम हो ही जाता है, जाहिर है कि हमारे पास दूसरों को देख के होता है कि हम भी इस लेवल पे क्यों नहीं है। इंसान के दिल में हसद आ जाता है कभी कभार, लेकिन एज यूजुअली मैं नहीं करती, टाइम ही नहीं है हसद करने का। मैं भी किसी से हसद करता हूँ, अंडरस्टूड बात है, लेकिन ऐसा सच कभी किया नहीं है। वैसे खुदावंद का दिया बड़ा फजल है उसका। जी करते हूँ तो उनका मसला है, मैं नहीं किसी से करता। मैं तो नहीं करती, लोगों का मुझे पता नहीं है। मैं बड़ा नाखुद करता हूँ किसी से, ना वो मुझसे करते हैं। मैं बड़ा नाखुद करता हूँ किसी से, ना वो मुझसे करते हैं। मैं बड़ी टॉप पोजीशन पे हूँ, मैं किसी से क्या हसद करूँगी। ऐसे मैं हूँ, मैं भी देख रहा हूँ यार, ये कल तो ये कागज़ उठाता यार, आज इसने स्टोर लगा लिया है, क्या बात है। ये तो मसला क्या, हर इंसान जो है। ऑलराइट जी, मैं सिवैयाँ बना रहा हूँ, बना मैं तो नहीं रहा, ये बना रहे हैं। जाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हसद करते हैं आप किसी से? और कभी सोचा भी नहीं और किया भी नहीं। कभी सोचा भी नहीं और किया भी नहीं। अच्छा जी, तो सिवैयाँ कैसे बनती हैं सर? सर ये तो दम वाली सेवइयाँ हैं। और दम वाली सेवइयों में क्या फ़र्क होता है? देसी घी में आप इसको ब्राउन कर रहे हैं। देसी घी है ये? हाँ जी। वाह, खुशबू तो आ रही है ना, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। मैमूना वहाँ पे हैं कराची में, तो आपको खुशबू, मैमूना आपको आ रही है हमारी खुशबू यहाँ से देसी घी की? नहीं, मुझे खुशबू तो नहीं आ रही, लेकिन आपकी इमेजिन्ड स्मेल मैं कर सकती हूँ जिस तरह आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, सीरियसली बहुत अच्छी है। सर ये क्या क्या बन रहा है बताएं? सर ये दम वाली सेवइयाँ, मीठी दम वाली सेवइयाँ। हाँ। अच्छा, इसको पहले देसी घी में भून लेते हैं, फिर इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के और शीरा डाल के इसको दम पे लगा देते हैं। दैट्स इट। और बन जाती हैं? हाँ जी, मगर इसका शीरा और जो सेवइयाँ है ना, वो बनाने का
है कि जी शीरा जो उनसे ना पतला होना चाहिए। नहीं तो वो तो मैं आपसे आके पूछूंगा ना बात में। जी ज़रूर आइए। लेकिन आपने हसद तो नहीं किया ना किसी से? नहीं, अल्लाह का पक्की शुक्र। बात है? अल्लाह का शुक्र। डन जी डन, ओके। हाँ हाँ बन जाएंगी, आपको खिला के भेजेंगे। मैं खा के जाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको खिला के भेजेंगे। बिल्कुल। आप इफ यू वांट टू हैव दिस तो फिर आपको जरूर खिला के भेजेंगे। ऑलराइट जी, तो हम बात कर रहे थे हसद की। हसद के साथ एहसास कमतरी जो है या एहसास बर्तरी जो है वो भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ ये? अच्छा, इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो मुझे हमारे बहुत फेमस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर याद आते हैं। उनका बहुत नाम है। उन्होंने इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को कंबाइन करके पर्सनालिटी थ्योरी बनाई। और जब उन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी बनाई तो उन्होंने अपनी ही एग्जांपल दी कि वो ही वाज अ वेरी सिक चाइल्ड, बहुत बचपन में बहुत बीमार रहा करते थे। और वो जब इर्द गिर्द देखते थे ही यूज़ टू फील वेरी वेरी इन्फीरियर कि वो बच्चे तो बिल्कुल हेल्दी हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, मैं नहीं कुछ कर पाया। फिर जब उन्होंने आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की, ही मेट सिगमंड फ्रॉइड, जिनका बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी में। तो सिगमंड फ्रॉइड को जब वो मिले तो जब उन्होंने उनके साथ ट्रेनिंग वगैरह ली, फिर वो अपनी ही एक डोमेन उन्होंने निकाल ली, वो अपनी ही स्टडीज़ में और आगे रिसर्चेस में चले गए। और जब उन्होंने वो की तो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी बाय इन्वेंटिंग पर्सनालिटी थ्योरी। और पर्सनालिटी थ्योरी में उन्होंने बड़ी कुछ चीज़ें पिन डाउन कर दी और उन्होंने कहा कि पहले मैं इन्फीरियर फील करता था, लेकिन अब जब मैंने एफर्ट डाली, मैंने हार्ड वर्क की, तो मैं समझता हूँ कि इंसान बड़ा कुछ अपनी लाइफ में कर सकता है। अब उसने क्या कहा कि अब यही जो हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, वो उन्होंने भी यही बात की कि हमारी जो ट्रेनिंग, हमारी जो सब चीज़ें, हमारे हसद करना, इन्फीरियर फील करना, सुपीरियर फील करना, ये घर से ही स्टार्ट होता है। उन्होंने दो चीज़ें कहीं पेरेंटिंग में कि एक हम पैम्पर बहुत ज़्यादा बच्चों को कर देते हैं और एक होते हैं नेग्लेक्टफुल बच्चे। जब पैम्परिंग उनको बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं होता, बैलेंस नहीं है। या तो हम पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जब बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर हो जाते हैं, फिर क्या होता है आप सबको पता है क्या होता है, वो फिर किसी की नहीं सुनते। और फिर आगे लाइफ में उनको क्या होता है, कुछ लोग सुपीरियोरिटी की तरफ निकल जाते हैं, कुछ लोग इन्फीरियोरिटी की तरफ चले जाते हैं। सुपीरियोरिटी भी इन्फीरियोरिटी से निकली। अब जो लोग सुपीरियर फील करते हैं वो क्या है, दे आर एक्चुअली मास्किंग देयर ओन इन्फीरियोरिटीज। लेकिन आई थिंक वो भी एक स्ट्रेंथ है, वो भी एक स्ट्रेंथ है कि आप अपनी इन्फीरियोरिटीज़ को एक मास्क दे देते हैं सुपीरियोरिटी में। वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाए। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? आसिया। आसिया, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये आज के मामले में मैं पूछना चाह रही हूँ। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम। आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है, बोलिए। मैं ये असद के मामले में पूछना चाह रही थी। मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ हेलो। जी जी बिल्कुल, आप हाउस वाइफ हैं, आगे। जी, आज ये असद के बारे में शो कर रहे हैं। जी आप बोलिए आसिया, आपने कहा आप हाउस वाइफ हैं, आगे क्या? अच्छा, आपने शायद ना अपना टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो ऊंचा किया हुआ है, तो प्लीज़ वॉल्यूम जो है उसको अगर आप माइनस कर देंगी तो फिर हम आपको आसानी के साथ सुन पाएंगे। अच्छा मैमुना, व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से एहसास कमतरी, एहसास बर्तरी जो है वो हसद के साथ रिलेट करता है? एहसास बर्तरी बेसिकली जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि मास्क करने की एक जो हमारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको होती है। बेसिकली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हैं अपनी ही महरूमियों को या इनएडिक्वेसी जो आपको फील होती है ना, उसको आप ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ये बहुत क्रॉनिक भी हो जाता है जब अगर आप इसको, एक्चुअली आपकी ग्रोथ को रोक देगा। जब आप अपने आप को एक लेवल पे आके समझने लगेंगे कि मेरे अंदर सारी सलाहियतें मौजूद हैं, आप कैसे ग्रोथ करेंगे? आप अपने आप को आगे गोल्स को नहीं अचीव करेंगे, आप अपने लिए कोई गोल्स नहीं बनाएंगे, कोई पर्पस नहीं होगा। तो बेसिकली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी बहुत जो है जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज इनवैलिडेटिंग अदर पीपल्स फीलिंग। उसमें आपको ये लगता है कि आप ही सही हैं क्योंकि वो ओवर कॉम्पनसेशन चल रही है और आप अपने आप को ही ओवर कॉम्पनसेट। ओके जी, आई थिंक सो। ये मेलिग्नेंसी की हद तक जो है ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको खा जाता है, इतना ये बुरी चीज़ होती है। बिकॉज आप अपने जो पीछे से चीज़ें स्टेम हो रही हैं ना साहिर, वो है दैट्स योर सेल्फ इमेज,
हाउ इट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर्स। और वो जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद आर ट्रेनिंग, कि हमारी ट्रेनिंग किस तरह से है। अब अगर किसी बच्चे का सेल्फ इमेज जो है वो बहुत पुअर है अपनी नज़र में, वो सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी दोनों सूरतों में आपका सेल्फ इमेज जो है वो बड़ा पुअर होता है अपनी नज़र में, बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग द सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यू आर ट्राइंग टू मैस्क योर जो आपके अंदर की चीज़ें हैं आप उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर हैविंग इन्फीरियॉरिटी फिर तो आपकी कहानी खत्म होगी। उर्दू में हम ज़्यादा बात करें ताकि लोगों को समझ में आ सके। जैसे आप अपने आप को अगर कमतर समझ रहे हैं तो वो फिर आपकी कहानी खत्म होगी कि वो तो आप समझ ही इसी तरह से। एक और टेलीफोन कॉल, लेट मी टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? कहना तो मैं कुछ नहीं चाहूंगी, बस मैं आपसे बात करती थी ये दोनों बैठे हैं ना मैडम। अच्छा अंबर, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत कम कम ऐसा लग रहा है मुझे, मफल्ड हो रही है बहुत सारी आवाज़ आपकी। तो अब कुछ जी आ रही है, बताइए, बोलिए। मेरी आवाज़ कम आ रही है? अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है, बोलिए। अब बात कीजिए प्लीज। हाँ, ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं ना ऐसा से कमतरी, इसके बारे में जी अब आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी अब आ रही है, आवाज बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं देख रही हूँ। थैंक यू। और वैसे भी आपको सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ चाहिए, आपकी जो अच्छा बहुत बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। और पता है इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी मिसाल क्या है, हसद की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इब्लीस, शैतान, सबसे बड़ी मिसाल। कहा कि सजदा करो, नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ। लुक व्हाट हैपेंड। मुझे तो खैर, मैं तो बहुत नॉर्मल बात करूँगा, मुझे तो ये बहुत सारी बातें समझ नहीं आती। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं समझना नहीं चाहता, उसका रीज़न ये है कि आप चाहे दुनिया का जितना भी इल्म हासिल कर लें, जितनी भी किताबें पढ़ लें, एक बेसिक चीज़ अगर आपने कभी नहीं सीखी, एक टेलीफोन कॉल, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? शाना नाम है भाई मेरा। जी क्या नाम है मैम आपका? शाना। शाहाना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं आप तारीफ करना चाहती हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। अच्छा थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। अगर आपने एक चीज़ नहीं सीखी ना जो मैं कह रहा था, तो फिर सारा सफ़र बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। यू नो व्हाट दैट इज़? यू नो दैट इज़ गिविंग क्रेडिट टू अदर्स। और ये हम नहीं देते। हम अपने लिए सभी कुछ बचा के रखते हैं। हम ये समझते हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे बेहतर हैं। आप बिल्कुल हैं, बट ये याद रखिए आपको भी उसी खुदा ने पैदा किया है, दूसरों को भी उसी खुदा ने पैदा किया है। बजाय इसके कि आप दूसरे के ग्लास को देखें कि वो कितना भरा हुआ है, आप ये देखिए आपका ग्लास कितना भरा हुआ है। आप हमेशा देखते हैं कि आपका ग्लास खाली कितना है। एक बार मैं आज आपको अपनी एक चीज़ शेयर करता हूँ। एक बार बहुत मुश्किल हालात थे मेरे, बहुत मुश्किल हालात थे। कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी। मैं बार बार एक तकरीर जो है उसको सुना करता था, स्पीच सुना करता था जो स्टैनफोर्ड में दी थी। अब बताओ वो शख्स कौन था? वो शख्स वो था जो मेरे ख्याल में आप उसे जो भी नाम ले लें, जो भी नाम कह दें उसको, लेकिन उसने वाकई दुनिया को चेंज किया। हिज नेम वाज स्टीव जॉब्स। उसकी एक तकरीर थी, स्पीच थी स्टैनफोर्ड में, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो ये याद रखिए कि जब आप सामने देखते हैं ना तो आपको कुछ नहीं पता होता कि कल क्या होना है, लेकिन जब आप यहीं से पीछे मुड़ के मैं अपने माजी में देखता हूं तो मुझे पता है कि मैं आज यहाँ क्यों हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से हो रही होती हैं। इसी पे अगर बिलीव कर लें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से एलिमिनेट हो जाएंगी, और हसद उनमें से एक होगा। मुझे किसी ने एक बड़ा खूबसूरत सा ना व्हाट्सएप पे एक चीज़ भेजी, मैं हमेशा उसका हवाला देता हूँ। एक कतबा था जिस पे लिखा था, मैं अहम था, यही वहम था। एंड दैट इज सो ट्रू। मेरा एक दोस्त था जिसको मैंने आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अपने हाथों से कब्र में उतारा।
34 years of friendship, 34 साल की दोस्ती। आप इमेजिन कीजिए कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं हमेशा ये सोचता था कि हम साथ बूढ़े होंगे, हम साथ रहेंगे, बट वो छोड़ के चला गया, मगर मैं हूं। तो अगर आप दुख के साथ जी सकते हैं तो चीजों का दुख तो कोई मायने नहीं रखता। जब आप लोगों के दुख के साथ जिंदा हैं, मुस्कुराते भी हैं, चलते भी हैं, बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, तो आप जिन चीजों के लिए अपने आप को खत्म कर रहे हैं वो चीजें तो यहीं रह जानी है। किसी चीज ने आपके साथ नहीं जाना। ब्रेक। एक ऐसा शख्स को मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार है, लेकिन उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि खुदावंद उसको हिदायत दे। नेचर इंसान की इस तरह की बन चुकी है, अब तो किसी को नहीं कह सकते कि यार ये वो फलां बनने की है। मेरा ख्याल तो ये मेंटली डिस्टर्ब जो लोग हुए हैं, महंगाई की वजह से परेशान हैं बहुत ज़्यादा लोग, उसकी वजह से होंगे। महंगाई ज़ाहिर सी बात है, जितनी महंगाई है तो लोगों ने दूसरों की तरफ देख के एहसास कमतरी का शिकार ही होना है। बहुत ज़्यादा ये महंगाई ने बेड़ा गर्क करके रख दिया लोगों का। महंगाई के साथ साथ इतनी इनकम नहीं होती तो फिर जाहिर है उनकी इतनी पहुंच नहीं होती चीज़ें लेने की, तो वो हो जाते हैं एहसास कमतरी में लोग। जी, एहसास कमतरी का ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जिस तरह बेरोज़गारी है आजकल के, जिस तरह की करंट सिचुएशन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार है। हो जाते हैं, जैसे जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो हालात हैं यहाँ के, महंगाई जो है चल रहा है, हो जाते हैं लोग। ये तो लोगों की अपनी है, ज़्यादा लोग जो महंगाई से परेशान है उसमें हो सकता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतना नहीं है, महंगाई है, सब कुछ है, लोगों के पास है जो नाजायज़ तरीके से कमाते हैं, तो फिर हो तो जाता है। अब ज़्यादा सहूलतें हैं, अब एहसास कमतरी किस चीज़ की है? ज़ाहिर इतनी महंगाई है। ऑलराइट जी, महंगाई 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 की वजह से, वेरी क्विकली तीनों से पूछता हूं मैं, महंगाई की वजह से क्या एहसास कमतरी या एहसास बरतरी होता है? विल स्टार्ट विद यू। महंगाई की वजह से कंपैरिजन तो ज़रूर होता है ना। कंपैरिजन फिर जो है देन इट लीड्स टू सम एक्सटेंट आपका जो एहसास कमतरी की तरफ आपको ले जाता है। शायद आपकी फीलिंग्स जो हैं वो कोर फीलिंग्स एहसास कमतरी की नो, बट व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ तो फिर उसमें ज़रूर स्टेम कर सकता है। नहीं, लेकिन महंगाई किरदार अदा करती है। फाइनेंशियल चीज़ें जब आपकी हैविंग और हैविंग नॉट की जंग शुरू हो जाती है ना, कि मेरे पास तो रोटी नहीं है खाने को और अगले बंदे का खाना बाहर फिर रहा है, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर जेलसी भी आती है और आपको एंगर भी आता है, एंड देन आपको फिर यू फील इंफीरियर एंड सुपीरियर एट द सेम टाइम, बिकॉज़ वो सारी चीजें एक ही तरह के इमोशंस हैं। तो ये ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है, मगर देन अगेन इट्स द एनवायरनमेंट। आप बहुत सारे ऐसे मुल्कों में जाएंगे जहाँ पे गरीब सब वो खा सकता है exactly. जो कि अमीर खाता जो है। हमने शुरू में बात की थी कि अगर आप अमेरिका या तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं तो वहाँ इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि वेल्थ की डिस्पैरिटी नहीं है, इतनी नहीं। तो महंगाई कहीं भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ना, वो रिलेशनशिप हो, वो हमारी सोसाइटी में कहीं भी हो, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज करता है। महंगाई इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान सोसाइटी में, इंडिया में, ये सब बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी हिट हुई हुई है। अब इस तरह की चीज़, अब हमें पता है ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस कश्मोकश में लगे रहेंगे तो हमने जो एफर्ट मारनी भी है हम वो भी नहीं मारेंगे। हम इर्द गिर्द लोगों को देख के अपने आप को ना बहुत उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, वो मैं उस पर मैं कॉल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, उस पर ज़रा बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम अनम है। जी अनम, क्या कहना चाहती हैं? जी कहता हूँ हर कोई एक से हसद कर रहा है, क्या करूं मैं? कौन हसद कर रहा है आपसे? मुझसे तो कोई नहीं कर रहा। अच्छा, आपसे दुनिया में सब कर रहे हैं। दुनिया में सब कर रहे हैं, चलें, वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। दुनिया में अक्सर लोग करते हैं, सब तो नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डेनिश लोगों के बारे में कहा जाता है कि बड़े वो मुस्कुराने वाले लोग होते हैं, कम कम हसद वहाँ पे होता है। बहुत सी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पर हसद नहीं है। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि हर चीज़ उनको अवेलेबल है। किसी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दूसरे के पास अवेलेबल ना हो। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ भी हसद नहीं होती, हसद होती है, लेकिन उस नेचर की नहीं होती, उस नहज की नहीं होती जितनी हमारे यहाँ होती है। जी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग नाजायज़ तरीके से कमाते हैं, तो उसकी वजह से एहसास कमतरी पैदा हो जाता है कि उसने तो नाजायज़ तरीके से कमा लिया, उसको कोई पकड़ भी नहीं रहा। मैं अगर 5 रुपए की भी बेईमानी करता हूँ तो मुझे पकड़ लिया जाता है। तो इसके बारे में ज़रा कहिए। तो उसे दुनिया में इतनी मतलब चीज़ें मिल रही हैं तो आखिरत तो उसकी तबाह है, हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। बट वो देखे ना, वो बिलीव ही तो नहीं है आखिरत। मैं आपको वही तो बता रही हूँ, वो चीज़ कोई भी नहीं। हम आज डिस्कशन कर लेंगे, हम
अच्छी बातें सिखा जाएंगे, हम कर देंगे। थोड़ी देर शायद हमारे इधर रोटेट होंगे, लेकिन उसके बाद जब हम वो चीज़ देखेंगे दोबारा से, अब जैसे अगले घर में वही चीज़, अभी फॉर एग्जांपल ये शो चल रहा है, हमारे घर में दाल बनी है, अगले घर में चिकन बना है, तो हम वो देख के हमारे वो सारी निकल गई हैं वो बातें। आप तो खाने की बात कर रही हैं, हम तो कब्र भी दूसरों की देखते हैं, ऐसे ही है, अपनी नहीं देखते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें चलनी है। पाकिस्तान के हालात अभी, टू बी वेरी ट्रू, अभी कुछ भी नहीं इनका बनने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। महंगाई, ये चीजें होती हैं। आपको ना महंगाई वाले शो पे बुलाऊंगा मैं इंशाल्लाह। महंगाई पे बात कीजिएगा और खुल के हम दोनों बात करेंगे, चाहे उसके बाद पकड़े ही जाए। चीजें जो एग्जिस्ट करनी है, हम लोग किधर फॉल करते हैं, हम लोग तो कहीं फिर फॉल नहीं ना कर रहे। अब ये चीज है, अब हम लोग अगर इसी कश्मकश में रह जाएंगे, हमने फिर क्या एफर्ट करनी है अपने लिए? अपनी लाइफ बनानी है, छोटी सी लाइफ होती है, उसमें भी अगर आपने इसी तरह जिंदगी गुजार देनी, फिर हम कहीं से कहीं नहीं पहुंच सकते, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ट्रू। यस मैम, मैमुना बताइएगा। जी, जो अभी आपने बात कही और उन खातून ने ये बात कही कि अनजस्ट, वो नाजायज़ तरीके से जो कमा रहे होते हैं, इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी इस चीज़ से, आपको गुस्सा भी आएगा इस चीज़ से कि एक तो नाजायज़ तरीका और फिर उसके बाद वो आसाइशें भी मिल रही हैं। इसके अंदर आपने ये देखना होता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपने किस तरह से, आपकी वैल्यू ये है कि आपने कमाने के लिए वो रास्ता नहीं चूज़ करना है, तो आपने अपने ऊपर, सारी बात फिर वापस उसके ऊपर आ जाती है कि आपने अपनी लाइफ के ऊपर फिर वापस से फोकस करना है और अपनी वैल्यूज़ को देखना है कि मुझे इस तरीके से नहीं कमाना है। फ्रस्ट्रेशन और एंगर तब जाके आपको समझ में आएगा बेसिकली इवैल्यूएशन के बाद कि रास्ता कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं ना। दिस इज़ योर चॉइस दैट यू आर, कि आप ये चूज़ कर रहे हैं कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, मुझे हलाल की तरफ जाना है। महंगाई मौजूद है और उसके लिए बेसिकली एंगर और फ्रस्ट्रेशन होगी, बट यू हैव टू मेक योर चॉइस उस टाइम पे जब आपको गुस्सा आता है। मैं एक बात ये देख के एक बात मैं कह लूँ, मैं एक वाक़ये का जिक्र करना चाहता हूँ जो किताबों में आता है कि एक रोज़ सहाबा तशरीफ़ फरमा थे और हुज़ूर ने कहा भी एक जन्नती तशरीफ़ लाएंगे। तो देखा एक अंसारी मदीना में थे, एक अंसारी तशरीफ़ लाए और उनकी दाढ़ी में से वज़ू के कतरे गिर रहे थे और चप्पल उनके हाथ में थी, दाहिने हाथ में थी, उल्टे हाथ में थी, दाहिने या बाहिने हाथ में थी, वो देख लीजिएगा उसमें वो थी। वो तशरीफ़ लाए तो 3 दिन तक मुतवातिर ये होता रहा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस जो थे, उनको बड़ी क्यूरासिटी हुई। उन्होंने कहा 3 दिन तक हुजूर ये फरमा रहे हैं तो क्या वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं 3 रोज़ आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरा घर में अपने वालिद से झगड़ा हो गया, तो क्या मैं आपके घर क़याम कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी क़याम करें आप, बिल्कुल आएँ। तो उन्हें अपने साथ ले गए। अब रात को वो जब सोते थे उठते थे, उनके रोज़ो शब देखे तो उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, इबादत भी बस आप ठीक ठीक करते हैं, उठ जाते हैं तो अल्लाह का जिक्र करके फिर दोबारा रात को सो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैंने देखा मतलब देखा ही नहीं। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा जी मैं तो इसलिए आया था कि हुजूर ने आपके बारे में ये बशारत दी थी और ज़ाहिर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें वो ज़ाहिर है वो बात सच है, हक़ है, तो मैंने तो ऐसी कोई बात आप में देखी नहीं। तो जब जाने लगे तो उन्होंने आवाज़ दे के बुलाया। उन्होंने कहा मैं वैसे तो बाकी सारे अमल वही करता हूँ जो बाकी तमाम लोग करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ और वो ये है कि मैंने कभी दिल से किसी मुसलमान का, किसी इंसान का बुरा नहीं चाहा और मैंने किसी से हसद ही नहीं की। तो बेसिकली आप इमेजिन कीजिए कि खुदा के पास भी हासिद की कोई जगह नहीं। अगर हासिद की जगह होती तो इब्लीस आज भी फरिश्तों का सरदार होता। तो हासिद की तो कोई जगह ही नहीं है। अब इब्लीस लाख चाहे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास वो आया, उसने कहा कि मैं अब ये ब्रेक आ गई है, नहीं तो मैं आपको ये वाक़या बताऊं, इस्लाम में जगह जगह दर्ज है हासिद की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। सो इमेजिन कि आप सूरह फलक उठा के देख लीजिए क्या लिखा है, सूरह नास उठा के देख लीजिए क्या लिखा है। हासिदों के शर से बचना चाहिए। जो हासिद है, दरअसल देखिए जब तक आप ये सोचते रहेंगे अपने दिल के अंदर कि आपके पास ये नहीं है, तब तक आप हमेशा प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। जिस रोज आपने ये सोचना शुरू कर दिया मेरे पास ये है, उस रोज आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला कैसे दरवाजे खोलता है, कुशादा करता है। मैं आपको एक अजीब सी बात कहता हूं। एक शख्स है जिसका नाम है जैक मा, अली बाबा का ओनर। उसने बड़ी कमाल बात की। उसने कहा तुम जितना दूसरों के लिए काम करोगे जिंदगी तुम्हारे लिए उतनी आसान हो जाएगी। हमारे साथ मसला ये है कि हम दूसरों के अलावा सबके लिए यानी अपने लिए काम करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। थरा ये बन गई जी, सिवैयां बन गई हैं। कौन सी सिवैयां ये दम वाली जी, मीठी सिवैयां, दम वाली मीठी सिवैयां। इसको खा के दम आ भी जाता है और बहुत अच्छा दम आता है, राइट? आज निकल जाएगा, आज निकल जाएगा। चले जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये मारफा किचन से मैं ये सेवैयाँ लेके जा रहा हूँ, और अगर मैमूना आप यहाँ होती तो आपको मैं टेस्ट करवा देता, बट सिंस यू आर नॉट हेयर तो आप इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगी, मैं इन लोगों को करवा रहा हूँ। आप मीठा खाती हैं? बहुत शौक से? नहीं, वैसे मैं मीठा नहीं खाती हूँ, कम खाती हूँ। आप नहीं खाती, कम खाती हैं? ऑल राइट, गरम है, जरा देख लीजिएगा। हाँ माशाल्लाह, लेट्स सी, यू कैन कीप दैट, ट्राई दिस जी। Why don't you try as well? No, I won't. आप लोग खाइए, बिस्मिल्लाह। हम मोटे हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। Is it good? कैसा है? Excellent, approved. Approved? बहुत मजेदार। ये लीजिए आप लोग, और ले लीजिए। नहीं बस ज्यादा मोटे हो जाएं। बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार है। वाकई बहुत मजे की है। Alright जी, final thoughts क्या कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हसद करने से ज़िंदगी में आपको कुछ मिलना नहीं है। हाँ, हसद को आप पॉजिटिवली अपने लिए ट्रांसफॉर्म इस तरह से कर सकते हैं कि जी यार मैं इसका हसद कर रहा हूँ तो क्या मैं इससे हसद करना मुझे कोई फ़ायदा दे रहा है? नो, लेट्स पुट इट इन एफर्ट, एक कोशिश करते हैं कि वो जो उसके पास है उसको मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। आई वुड से श्योर योर सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ आपको अपनी पता होनी चाहिए, और अल्लाह को अपने साथ रखें, अल्लाह की जो रस्सी है ना उसे अपने साथ थाम के रखें। आप अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट करें, विजन अपनी क्लियर करें, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। अगर किसी को आप देखते भी हैं, विश देम बेस्ट ऑफ लक, अगर वो भी नहीं होता जस्ट स्टे साइलेंट। मैमूना, फाइनल थॉट्स? जी, मैं ये कहूँगी कि आपकी जो लाइफ है आप उसके ऊपर फोकस करें। योर लाइफ इज़ योर स्टोरी और आप उसके हीरो हैं। आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करके उस लाइफ में आप कैसी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जो भी दूसरे के पास आप देखते हैं वो आप चाहते हैं कि अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए गोल्स बनाइए, अपना विजन क्रिएट कीजिए, अपना पर्पस बनाइए, अपनी लाइफ पे फोकस करके अपने आप को एज अ हीरो देख के अपनी स्टोरी का आप आगे बढ़ते जाइए और अपने लिए चीज़ें करते जाइए, बजाय इसके कि आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे किसी की लाइफ में क्या है वो आपको कुछ भी नहीं देगा सिवाय इस फीलिंग के कि आप कमतर हैं और वो है। और अगर बहुत ज़्यादा किसी इस फीलिंग की वजह से आप जो है परेशान हैं तो ज़रूर कोई साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ या आप अपनी जो भी मेडिकल हेल्प है आप उसको ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपका सबका बहुत शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा, हर एक की ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। बचपन में मुझे अशार लिखने का और याद करने का बड़ा शौक़ था, तो एक डायरी हुआ करती थी जिसमें मैं लिख लिया करता, तो बहुत सारी 17-18 डायरीज जमा हो गई लाइफ में, लेकिन उसका एक शेर सब पे भारी था और वो आपके लिए आज है। बस इतना याद रखिएगा, नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। वो आवाज़ जो है ना, अगर वो आ जाए आपको तो याद रखिए फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप सोचेंगे कि नहीं होने चाहिए थे। लिव एंड लेट लिव, बी हैप्पी विद वॉट यू हैव, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, मुस्कुराइए। लाइफ ऐसी है, आज है कल नहीं होगी। मौत से पहले मरना नहीं चाहिए, मौत से पहले जीना चाहिए, क्योंकि मौत ने आना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।